नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें PW1 IAS की तरफ से, लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आइए चलते हैं अपनी एनसीईआरटी सीरीज में। और आज 11वीं की एनसीईआरटी के चौथे चैप्टर को हम पढ़ेंगे, जिसे गरीबी कहा जाता है। समझेंगे गरीबी कहते किसे हैं, समझेंगे गरीबी पैदा क्यों होती है, और भारत सरकार के उन प्रयासों को भी समझने की कोशिश करेंगे जो गरीबी दूर करने के लिए किए जा रहे हैं। बड़ी चर्चा है इस गरीबी पर, बड़े लोगों ने अलग अलग तरीके से इस गरीबी को समझने की कोशिश की, व्याख्यायित करने की कोशिश। लेकिन मोटे तौर पर हम कहते हैं कि गरीबी भूख है, गरीबी बेरोजगारी है, गरीबी उस बीमारी का दूसरा नाम है जो गंदा पानी पीने से होती है, भूखे पेट सोने से होती है। गरीबी शक्तिहीनता है, गरीबी प्रतिनिधित्वहीनता है, गरीबी स्वतंत्रहीनता है। जब आप लोग मानव सभ्यता का इतिहास देखोगे तो इस सभ्यता की धुरी में जितने लोग खड़े हैं, चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भारत की संविधान सभा हो, आजादी के सपने हो, आजादी के मूल्य हो, या पश्चिम की विभिन्न क्रांतियां हुई हो, पश्चिम के विभिन्न दार्शनिक हुए हो, अरस्तु हुआ हो, सुकृत हुआ हो, क्रांति फ्रांस की रही हो, क्रांति अमेरिका की रही हो, क्रांति रूस की रही हो, क्रांति चीन की रही हो। दुनिया में जब जब क्रांतियों के स्वर बुलंद हुए, दुनिया में जब जब आंदोलनों के स्वर बुलंद हुए, उनमें सबसे मजबूत एक ही स्वर था, वो था एक हम ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसमें गरीबी से मुक्ति होगी, जिसमें शोषण से मुक्ति होगी। यह सच है कि हम गरीबी से मुक्त दुनिया बना नहीं पाए, लेकिन यह भी सच है कि हम दुनिया को उस ओर तो ले जा रहे हैं जहां गरीबों की संख्या में कमी आई है। प्रयास जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि एक ऐसा भविष्य आएगा जिसमें जिस दिन इस दुनिया में गरीबी नहीं रहेगी। हम उम्मीद करते हैं हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जिस दिन भारत भूमि पर एक ही व्यक्ति गरीब नहीं होगा, एक ही व्यक्ति वंचित नहीं होगा, एक भी व्यक्ति शोषित नहीं होगा। तो आइए चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस गरीबी को, इसी उम्मीद से कि हम सोचेंगे, हम पढ़ेंगे, समझेंगे। आप लोग जब सिविल सेवक बनकर के कार्य क्षेत्रों में जाएंगे तो इस गरीबी के खिलाफ एक युद्ध छेड़ देंगे और मुक्त करेंगे इस मुल्क को गरीबी से। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी गरीबी के बारे में क्या क्या कहती है। तो सबसे पहले जब गरीबी की बात शुरू होती है तो कहा गया है कि गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिससे लोग बचना चाहते हैं। भारत की अगर पंचवर्षीय योजनाओं की बात की जाए तो हर पंचवर्षीय योजना का अंतिम लक्ष्य यही रहा है कि निर्धनतम व्यक्ति के उत्थान पर बल दिया जाए। अर्थात हर पंचवर्षीय योजना ने कहा है कि हमारा अंतिम लक्ष्य यही है कि गरीबी को समाप्त करें। इस गरीबी के कई आयाम हैं, विभिन्न प्रकार के संकेतकों के माध्यम से इस गरीबी को समझने की कोशिश की गई है। जैसे आय के आधार पर गरीबी को समझने की कोशिश की गई है, उपभोग के स्तर के आधार पर गरीबी को समझने की कोशिश की गई है। आय का मतलब कोई व्यक्ति कितनी इनकम अर्जित करता है जिसके कारण वो गरीब है, कोई व्यक्ति कितने खर्चे करता है जिसकी वजह से वो गरीब है। साथ साथ गरीबी के जब संकेतकों पर बात करती हैं तो हमारे सामने सामाजिक संकेतक भी मिलते हैं, अर्थात समाज की वे परिस्थितियां भी मिलती हैं जो एक तरफ गरीब को गरीब बनाए रखती हैं तो दूसरी तरफ गरीब को आगे बढ़ने से रोकती हैं। हमें कई जोखिमों के प्रति भेदता की स्थितियां भी मिलती हैं। अर्थात दुनिया में जितने भी प्रकार के रिस्क हैं, समाज अर्थव्यवस्था में जितने प्रकार के रिस्क हैं, हम देखते हैं कि हमारा गरीब आदमी उन जोखिमों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। उदाहरण कोरोना को ले लीजिए। कोरोना आई, कोरोना तो एक बीमारी थी, एक वायरस से फैली हुई बीमारी थी। उसका गरीबी और अमीरी से क्या लेना देना था, क्योंकि वायरस गरीब और अमीर की पहचान नहीं करता है। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि इस कोरोना बीमारी से जो सर्वाधिक मृत्यु हुई वो गरीबों में हुई। अर्थात कोई भी आपदा आती है, कोई भी आपात स्थितियां आती हैं, वो गरीबों के सबसे अधिक प्रभावित करती हैं, क्योंकि गरीब आदमी उन सब के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य होता है, सर्वाधिक संवेदनशील होता है। साथ साथ गरीबी के कुछ और संकेतक हैं, जैसे सामाजिक और राजनीतिक पहुंच के संकेतक। अर्थात गरीब व्यक्ति समाज में जो सामाजिक प्रतिष्ठा के केंद्र हैं, अर्थात समाज में वो चीजें जिससे किसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है, गरीब व्यक्तियों की उन तक पहुंच नहीं होती है।
कभी गौर से देखिएगा, गांव की पंचायत में जब पंच लोग बैठाए जाते हैं गांव के फैसलों पर, गांव के किसी मसले पर फैसला लेने के लिए, तो उसमें कोई गरीब व्यक्ति शामिल नहीं होता है, अमीर व्यक्ति शामिल होता है। यह मैं एक साधारण सा उदाहरण बता रहा हूं। राजनीति में आप हिस्सेदारी को लेकर के देख लीजिए तो गरीबों की भूमिका अधिकतम वोट देने तक ही है। गरीब उस राजनीतिक में निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। सारे अमीर नेता हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, चार्टर प्लेन से उतरते हैं और कहते हैं हम बात गरीबों के लिए कर रहे हैं, काम गरीबों के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि गरीब राजनीति के केंद्र में। गरीब राजनीति के केंद्र में तब होगा जब राजनीति में निर्णय लेने की स्थितियों में गरीब होगा, जब अपने निर्णयों से वो राजनीति को प्रभावित करेगा। आज गरीब सिर्फ वोट से राजनीति को प्रभावित कर पाता है। ये दोनों दो बातें हैं। जब गरीब सिर्फ वोटर की स्थिति में है तो वोट से प्रभावित करता है, लेकिन जब गरीब निर्णय लेने की स्थिति में है, इसका तात्पर्य है कि राजनैतिक सत्तावे के गलियारों में गरीब व्यक्ति भी प्रतिष्ठित है। अर्थात समाज के जो प्रतिष्ठा के केंद्र हैं, वे केंद्र जिससे समाज को प्रेरणा मिलती है, वे केंद्र जो समाज को संचालित करते हैं, उनमें गरीबों की स्थिति नगण्य है। राजनीति में जो प्रतिष्ठा के केंद्र हैं, वे केंद्र जो राजनीति को संचालित करते हैं, राजनीति के मिथ तय करते हैं, उनमें भी गरीब कम है। यानी हम कह सकते हैं सामाजिक उच्चता तक गरीबों की पहुंच नहीं है, राजनीतिक उच्चता तक गरीबों की पहुंच नहीं है। इसलिए बार बार यह कहा जाता है कि साहेब गरीबी को सिर्फ पैसे की कमी के रूप में मत देखिए। गरीबी के रावण की तरह 10 सिर हैं। गरीबी को के अलग अलग सिरों की पहचान करनी होगी, अर्थात गरीबी के अलग अलग कारणों की पहचान करनी होगी और इस पर एक सामूहिक वार करना होगा। एक साथ सभी लक्षणों को समाप्त करना होगा। तो आइए, इतनी बातें तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी आपको समझाती है कि गरीबों की कुछ खास विशेषताएं, अर्थात देख के ही एहसास लगा लेंगे कि ये गरीब हैं। एनसीईआरटी कहती है कि गरीब के पास कुछ संपत्ति होती है, वे कच्ची झोपड़ियों में रहते हैं, दीवारें पक्की मिट्टी से बनी होती हैं, छतें घास, छप्पर, बांस और लकड़ी से बनी होती हैं। यह कोई अजूबी चीज नहीं है, आप सबने देखा होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो ज्यादातर गरीब हैं वो भूमिहीन है, अर्थात कृषि जोत उनके पास कम है। बंजर भूमि के छोटे छोटे टुकड़े पर ही वे काबिज हैं, वहीं रहते हैं, उन्हीं जमीनों पर खेती बाड़ी करते हैं। उनके पास भूख और भूखमरी के लिए भोजन तक पहुंच नहीं है। भूख और भूखमरी कभी भी अटैक कर सकती है। उनके पास बुनियादी साक्षरता और कौशल की कमी है, इसलिए उनके पास बहुत सीमित आर्थिक अवसर हैं। इन दोनों बातों को समझने की कोशिश की जाती है, करनी चाहिए। याद रखिए, कहते हैं कि मानव विकास के लिए, मानव की गरीबी से मुक्ति के लिए एक बहुत जरूरी चीज है कि जब एक व्यक्ति युवा हो तो उसके पास अवसर हो, आर्थिक अवसर हो। इन आर्थिक अवसरों के हिसाब से वो काम करे, कुछ पैसे कमाए, अपने आप को गरीबी के बाहर निकल जाए। लेकिन दिखने में आता है कि गरीब व्यक्ति के पास साक्षरता की कमी होती है, शिक्षा की कमी होती है, स्किल की कमी होती है। इसलिए अर्थव्यवस्थाएं अगर अवसर उपलब्ध भी कराती हैं तो गरीब व्यक्ति उन अवसरों का लाभ नहीं ले सकता है। इसलिए जितने जरूरी है कि हम आर्थिक गतिविधियों को इतने समृद्ध करें कि ढेर सारे अर्थव्यवस्था में अवसर उपलब्ध हो जाए, अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो जाए, उतना ही जरूरी है कि हम गरीब व्यक्तियों को, गरीब बच्चों को उचित शिक्षा दे, साक्षरता दे, उचित कौशल दे, ताकि वे उन अवसरों का लाभ भी उठा पाए। कभी कभी यह देखा गया है कि अवसर रहते हैं लेकिन उन अवसरों को लाभ उठाने की क्षमता गरीबों के पास नहीं रहती है और यह बात उन्हें लंबे समय तक गरीब बनाए रखती है, पीढ़ियों तक गरीब बनाए रखती है। आगे एनसीईआरटी कह रही है कि गरीबों में पोषण की कमी होती है, इससे उनमें कुपोषण का खतरनाक स्तर होता है और जब कुपोषण का खतरनाक स्तर होता है तो बीमारी उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर बना देती है। परिणाम, वे शारीरिक श्रम कर भी नहीं पाएंगे और अपने आप को गरीबी के बाहर धकेल भी नहीं पाएंगे। अगली पहचानों की जब बात की जाती है तो शहरों में आमतौर पर देखा गया है कि गरीबों के पास सीमित आर्थिक अवसर होते हैं, अर्थात गरीब व्यक्ति में उतनी शिक्षा, उतनी साक्षरता, उतना कौशल नहीं होता है कि विभिन्न अवसरों का इस्तेमाल कर पाए। इसका लाभ
नियोक्ता उठाते हैं। अर्थात गरीब व्यक्ति किसी की कंपनी में, किसी की दुकान में, किसी के घर में काम करता है, तो जिसके यहां काम कर रहा है वो व्यक्ति जानता है कि यह फला आदमी गरीब है, अशिक्षित है, स्किल की कमी है, इसके पास बहुत काम के अवसर नहीं है, ये जाएगा तो कहां जाएगा। और इस आधार पर देखा गया है कि जितने भी नियोक्ता होते हैं सब उन गरीबों का शोषण करते हैं। गरीबों के पास बिजली, खाना पकाने की ईंधन, सुरक्षित पेयजल ऐसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच नहीं होती है। इसलिए आप देखते होंगे कि आजकल सरकार जब गरीबी हटाने के कार्यक्रमों की बात करती है तो सरकार कहती है कि हम गरीबों तक मुफ्त बिजली ले जाएंगे। सरकार कहती है कि हम गरीबों को गैस रसोई सिलेंडर प्रदान करेंगे। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर प्रदान किया जाता है। सरकार कहती है कि हम गरीबों को राष्ट्रीय जल मिशन के तहत हम हर घर तक, हर झुग्गी तक, हर झोपड़ी तक पीने का स्वच्छ पानी ले जाएंगे। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास खाना बनाने का गैस सिलेंडर नहीं है, लकड़ियों पर महिलाएं खाना बनाती हैं तो उन्हें फेफड़ों की धुआं से बीमारी होंगी। अगर थोड़ा पैसा भी आएगा तो उनके इलाज पर खर्च हो जाएगा। साथ साथ वे खुद अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे पाएंगे, खुद गरीब रह पाएंगे। अगर गरीब घरों तक हम सरकारें पीने का स्वच्छ पानी नहीं पहुंचा पाते हैं, वे गंदा पानी पीते हैं, तो उनके बच्चे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार होंगे, पूरा परिवार बीमारियों का शिकार होगा। बच्चे न पढ़ पाएंगे, न लिख पाएंगे, न स्वस्थ रह पाएंगे, युवा स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे और गरीबी में रहने के लिए अभिशप्त होंगे। इसलिए आजकल आप देखते होंगे कि जितनी कल्याणकारी सरकारें हैं, सौभाग्य की बात है कि हमारा भारत उनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। इस जितनी भी सरकारी कल्याणकारी सरकारें हैं, यह गरीबी हटाने के लिए सिर्फ एक मुद्दे पर काम नहीं कर रही हैं। गरीबी हटाने के लिए सिर्फ यही काम नहीं कर रही हैं कि उन तक रोटी पहुंचाया जाए, उन तक आय के साधन पहुंचाए जाए। गरीबी हटाने के लिए सरकारें ये भी काम कर रही हैं कि उन तक आवास पहुंचाया जाए, उन तक शिक्षा पहुंचाई जाए, उन तक साक्षरता पहुंचाई जाए, उन तक पोषण पहुंचाया जाए, जिसमें गर्भवती महिलाओं का विशेष ख्याल रखा जाए, उन तक रोजगार पहुंचाया जाए और साथ साथ जीवन की बुनियादी स्थितियां पहुंचाई जाए। गांव को, झुग्गियों को, झोपड़ियों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाए, वहां बेहतर सीवेज सिस्टम लाया जाए, साथ साथ खाना पकाने का गैस सिलेंडर दिया जाए, रहने के लिए इलेक्ट्रिसिटी दी जाए। ये सारी दी जाएंगी, तब जाकर के उन स्थितियों का निर्माण होगा जिससे यह गरीब व्यक्ति संघर्ष करके गरीबी के बाहर निकलेगा। साथ ही साथ कहा गया है कि जो ग्रामीण गरीब है, बड़े पैमाने पर भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं या बहुत कम भूमि वाले किसान हैं। और जब ये कम भूमि वाले किसान है, ग्रामीण खेतीहर मजदूर हैं, तो गांव इनकी जब आजीविका को पूरा नहीं कर पाते हैं तो ये शहरों की तरफ भागते हैं। और यही कारण है कि जो शहर में गरीब है वो शहर का गरीब नहीं है, दरअसल गांव का आया हुआ वो गरीब ही शहर में आकर के गरीब बन चुका है। अर्थात जो शहरी गरीब है बड़े पैमाने पर ग्रामीण गरीबी का बहिर्वाह है। इसका मतलब जो गांव के गरीब थे वो रोजी रोटी कमाने, आजीविका कमाने शहरों में आए। शहरों में इतने लोग आ गए कि शहरों में श्रम क्या हो गया, सस्ता हो गया। शहर उनसे मजदूरी तो करवाते हैं लेकिन इतनी मजदूरी नहीं देते हैं कि वो यहां भी जीवन की बेहतर परिस्थितियां जी सके। परिणाम क्या निकला? हर शहरों के आसपास झुग्गी झोपड़ियां बस्ती चली गई। यानी गांव से जो आदमी गरीबी से मुक्ति के सपने लेकर के आया था वो शहर में आकर के अमीर नहीं बना। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि जनगणना में वो ग्रामीण गरीब के रूप में दर्ज था, अब वो शहरी गरीब के रूप में दर्ज हुआ। अर्थात जो शहरी गरीब आपको दिखते हैं यह ग्रामीण गरीबों के प्रवासन के ही परिणाम हैं, क्योंकि बेहतर अवसरों की तलाश में शहरी क्षेत्र की ओर पलायन तो कर रहे हैं लेकिन यहां भी वो अमीर नहीं हो रहे हैं। इसलिए तमाम अर्थशास्त्री इस बात पर कहते हैं, इस बात पर चर्चा करते हैं कि गरीबी की जो पहचान होनी चाहिए उनके व्यवसाय और संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर प्रमुख रूप से होनी चाहिए कि जिस व्यवसाय में है उस व्यवसाय में वो नौकर की स्थिति में है, मालिक के स्थिति में है। साथ साथ संपत्ति कितनी उनके पास है, संपत्ति के स्वामित्व कितनी इनके पास है, इस बात को भी गरीबी के पहचान के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। क्या अब सवाल उठता है कि ठीक है भाई, कैसे हम गरीबी की पहचान करेंगे? तो देखते हैं गरीबी की पहचान के लिए प्रयास क्या क्या किए गए हैं आधुनिक भारत में।
आधुनिक भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने की कोशिश सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की, या यूं कहिए गरीबों को गिनने की कोशिश सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की, या यूं कहिए कि कौन गरीब है इसके लिए एक अस्थायी मापदंड को विकसित करने की सबसे पहली कोशिश दादा भाई नौरोजी ने की। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार आधुनिक भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा की। लेकिन उस समय हमारा देश गुलाम था, इतने संसाधन नहीं थे दादा भाई नौरोजी के पास कि पूरा देश ही घूम करके सबका आकलन कर डाले। तो दादा भाई नौरोजी ने सोचा कि हम किन्हें गरीब माने, इसका आधार क्या है। तो उन्होंने एक कैदी के लिए मेनू का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में जो सबसे गरीब तो वही व्यक्ति है, सबसे खराब जीवन स्थितियों में वही व्यक्ति है जो ब्रिटिश सरकार की जेलों में है। जितने भारतीय ब्रिटिश सरकार की जेलों में थे, ब्रिटिश सरकार उन्हें गुलामों जैसा बर्ताव करती थी। दादा भाई नौरोजी ने कहा इनसे निम्न स्तर की स्थितियों की कल्पना नहीं की जा सकती। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि देखते हैं कि सरकार जो जेल में बंद कैदी हैं उनके खाने पीने पर कितना खर्च करती है। उन्होंने कहा एक जेल के कैदी को जो मेनू दिया जाता है, भोजन की थाली दिया जाता है, उन्होंने कहा देखें इस पर कितना खर्च करती है। उन्होंने कहा सरकार इस गरीब कैदी के लिए जो भोजन की थाली उपलब्ध करवाती है, इस पर जितना खर्च करती है उसे ही हम गरीबी रेखा के निर्धारण का पैमाना मान लेते हैं, क्योंकि उनका मानना था इससे निम्न स्थितियों में तो भारत में कोई है ही नहीं, और सच भी यही था। इसलिए उन्होंने गरीब को दी जाने वाली भोजन की लागत को गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए इस्तेमाल किया। यानी ब्रिटिश सरकार सपोज दैट अगर 1 रुपये खर्च करती थी, मैं कल्पना करके एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1 रुपये भी नहीं खर्च करती थी। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार अपने एक कैदी को खिलाने पर 1 रुपये खर्च कर रही है तो हम इसी 1 रुपये के खर्च को गरीबी रेखा मान लेते हैं। इसीलिए उन्होंने जो गरीबी रेखा का निर्धारण किया उसे जेल की रहने की लागत कहा गया। जो गरीबी रेखा का निर्धारण किया उसे जेल में रहने की लागत कहा गया। अर्थात एक व्यक्ति जेल में रह रहा है तो ब्रिटिश सरकार की लागत क्या आ रही है, इसी लागत जितने पैसे की आ रही थी उसी को उन्होंने उस समय की गरीबी रेखा मान लिया। हालांकि यह भी चीज थी कुछ समय गरीब जेल में केवल वयस्क लोग रहते थे, बच्चे तो बाहर थे। इसके लिए उन्होंने अपने आंकड़ों में कई सांख्यिकी का इस्तेमाल किया, और लेकिन इन्हीं जेल की लागत के आधार पर उन्होंने भारत में गरीबी रेखा का पहली बार निर्धारण किया। दादा भाई नौरोजी के बाद तमाम प्रयास रहे, लेकिन ये सारे के सारे व्यक्तिगत स्तर पर रहे। जब देश आजाद होता है तो कहा जाता है कि भारत में आजादी घटना नहीं, एक सपना थी, और सपना में जो सबसे प्रमुख सपना था गरीबी से मुक्ति का सपना, भूख से मुक्ति का सपना। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने जब स्वतंत्रता आंदोलन की अलग जगाई थी तो चिल्ला चिल्ला करके, चीख चीख करके कहा था कि एक दिन हम आजाद होंगे और जो हमारी आजादी की रोशनी आएगी वह हमें गरीबी से भी आजादी दिलाएगी, भूख से भी आजादी दिलाएगी। इसलिए 1962 में योजना आयोग ने, जिसे अब आज नीति आयोग कहा जाता है, योजना आयोग ने अखिल भारतीय स्तर पर प्रयास शुरू किया कि हम गरीबी का आकलन कैसे करें, और योजना आयोग ने गरीबी को रेखा को मापने के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया। इस अध्ययन समूह ने अपनी रिपोर्ट दी। यानी स्वतंत्र भारत में जो पहला प्रयास होता है गरीबी रेखा के आकलन का, वह योजना आयोग के अध्ययन समूह द्वारा किया जाता है। 1979 में भी, 1979 में भी भारत सरकार ने एक प्रयास किया कि हम और प्रभावी आंकड़े लेकर के आए, क्योंकि जब तक हम यही नहीं पहचान कर पाएंगे कौन गरीब हैं, यही नहीं पहचान कर पाएंगे देश में कितने गरीब हैं, तो हम गरीबी से मुक्त के जो कार्यक्रम है, जो योजनाएं हैं, कैसे चला पाएंगे। तो 1979 में भारत सरकार ने एक और कार्यबल का गठन किया और कहा कि हमें आंकड़े उपलब्ध कराइए कि देश में कितने गरीब हैं। इस कार्यबल को कहा जाता है न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमानों पर कार्यबल। इसको याद कीजिएगा, इस कार्यबल को कहा जाता है न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमानों पर कार्यबल। इस कार्यबल का गठन किया गया और इसने भी अपनी रिपोर्ट दी। बाद में आकर के 1989 में, इसके ठीक 10 साल बाद 1989 और 2005 में भी
इसी उद्देश्य के लिए अर्थात गरीबों के आकलन के लिए, गरीबों के निर्धारण के लिए, गरीबों की संख्या जानने के लिए विशेषज्ञ समूह भी गठित किए गए और उन्होंने कहा, उनसे कहा सरकारों ने इन विशेषज्ञ समूहों से कि आप गरीबों की संख्या को लेकर के आइए, गरीबी के आंकड़े लेकर के आइए। जब इन लोगों ने विभिन्न आंकड़े दिए, आंकड़ों में क्या क्या इस्तेमाल किया, भारत सरकार ने किन आंकड़ों को लिया, क्या अभी वर्तमान कर रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले कुछ बात कर लेते हैं। दरअसल ये जितने विशेषज्ञ समूह थे, इन्होंने गरीबों को कई भागों में बांटा। कुछ लोगों को दीर्घकालीन गरीब कहा, ये वे गरीब हैं जो हमेशा गरीब रहते हैं। ठीक, उनके पास कभी थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, लेकिन वे गरीबी रेखा से आमतौर पर बाहर नहीं निकल पाते, हमेशा वे गरीब बने रहते हैं। कुछ लोग क्षणिक गरीब होते हैं, यह एक ऐसा समूह है जो नियमित रूप से गरीबी के बाहर निकलते रहते हैं, गरीबी के बाहर निकलते रहते हैं। ठीक, और कभी कभी आ भी जाते हैं, जैसे छोटे किसान और मौसमी श्रमिक। फसल अच्छी हुई तो किसान, वो छोटा किसान है, गरीबी के बाहर निकल गया। फसल थोड़ी खराब हुई तो पुनः गरीबी में आ गया। ठीक, दुर्भाग्यवश कभी कभी ज्यादातर समय गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले, यानी जिसे हम तथाकथित अमीरी कहते हैं, वो वाली अमीरी नहीं कि रेंज रोवर से चल रहे हैं, वो वाली अमीरी के थोड़ा सा गरीबी रेखा के ऊपर है, 2 रोटी अधिक खा ले रहे हैं। तो गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले जो नॉर्मल अमीर है, वे लोग भी कभी कभी गरीब हो जाते हैं, इन्हें भी क्षणिक गरीब कहा जाता है। और गैर गरीब वे लोग हैं जो कभी भी गरीब नहीं रहते। इनका विभाजन अध्ययन समूह ने किया और इसे जितने भी ये बने थे, अभी हमने पीछे चर्चा की, सबने किया और इन्हें ग्राफ के माध्यम से दिखाया। उन्होंने कहा कि देखिए ये है हमारी पॉवर्टी लाइन, उन्होंने कहा ये है हमारी पॉवर्टी लाइन। इसमें उन्होंने दिखाया कि ये ऑलवेज पुअर है, मतलब इस पॉवर्टी लाइन के हमेशा नीचे है, ये हमेशा गरीब है। उन्होंने कहा ये यूजुअली पुअर है, कभी कभी देखो एक छोटा सा हिस्सा कभी कभी गरीबी रेखा से बाहर निकल जा रहा है, बाकी ये गरीबी में ही है। एक चर्निंग पुअर है जो गरीबी में आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कभी अमीर कभी गरीब, कभी गरीबी से बाहर निकल रहा है, यानी एकदम लड़ते रहता है, एकदम लड़ते रहता है, ये वो व्यक्ति है। साथ साथ एक है जो ओकेजनली पुअर है, अर्थात ज्यादातर समय तो गरीबी के बाहर ही है, लेकिन कभी कभी कुछ समय के लिए गरीबी में अंदर आ जाता है। और एक व्यक्ति है जो नेवर पुअर है, अर्थात कभी गरीब नहीं रहा। तो देखिए गरीबी रेखा यहां है, वो यहां खड़ा है, वो कभी गरीब नहीं रहा। इस प्रकार उन्होंने एक प्रकार का विभाजन किया। अगर हम उनकी आगे की बातों की चर्चा करें तो जब हम गरीबी रेखा पर आते हैं तो हम देखते हैं कि चलो भैया ठीक है, इतने अध्ययन समूह बने, लेकिन इन अध्ययन समूह ने जो मुख्य तौर पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया, जिसे भारत सरकार ने लंबे समय तक माना, वो 2 प्रकार के अध्ययन समूह थे। ठीक, पहले अध्ययन समूह ने कहा कि जिसे भारत सरकार ने माना, कहा कि ये ग्रामीण व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 2400 कैलोरी ऊर्जा और शहरी क्षेत्र के एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 2100 कैलोरी का अनुमान लगाया गया। ये क्या है, ये किस बला का नाम है, तो समझाता हूं। कहा गया कि गांव का एक व्यक्ति है, इसमें माना गया कि मान लीजिए ये हमारे गांव है, कहा गया कि ये गांव का एक गांव है। ठीक, ये हमारा गांव है। कहा गया कि गांव का एक व्यक्ति है, ये सपोज दैट गांव का कोई व्यक्ति है। ठीक, कहा गया कि इसे अगर ऐसा भोजन मिलता है, ऐसा फूड मिलता है जिसमें कम से कम कितनी ऊर्जा मिल जाए, 2400 कैलोरी ऊर्जा मिल जाए, तो कहा गया कि अगर ये गांव का गरीब है और इसकी पहुंच ऐसे भोजन की थाली तक है जिससे 2400 कैलोरी तक ऊर्जा मिल जाती है, तो इसे को हम गरीबी रेखा मान लेंगे। अर्थात अगर व्यक्ति ऐसा भोजन उपलब्ध पा लेता है जिससे 2400 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो हम उसे गरीब नहीं मानेंगे, इसे ऊपर की श्रेणी में रख देंगे कि चलो भाई ये गरीबी रेखा के बाहर है, अमीर की स्थिति में आ गया, गरीब नहीं मानेंगे। ठीक, लेकिन ऐसा भोजन नहीं प्राप्त कर पाता है कि जिससे 2400 कैलोरी की ऊर्जा मिल गए, तो उसे हम क्या मान लेंगे, गरीब मान लेंगे। बात ये कही गई। ठीक, कहा गया गांव का व्यक्ति है, ज्यादा शारीरिक श्रम करता है, तो उसके लिए 2400 कैलोरी भोजन की थाली चाहिए,
यानी अगर उसके पास इतनी पैसा है कि उसकी पहुंच, इतना पैसा है, उसकी इनकी इतनी इनकम है कि भोजन पर इतना खर्च कर पाए कि 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर ले, तो कहा गया कि अगर 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है तो गरीबी रेखा पर है, उससे ज्यादा है तो अमीरी रेखा पर, उससे कम है तो गरीब हो गया। यानी ग्रामीण व्यक्ति के लिए 2400 कैलोरी वाले भोजन की उपलब्धता को ही गरीबी रेखा माना गया। ठीक वैसे शहरी व्यक्ति के लिए कहा गया, ठीक शहरी व्यक्ति के लिए कहा गया, शहरी व्यक्ति के लिए कहा गया कि ये शहर का आदमी है। ठीक वैसे ही बात, ये कोई शहर का आदमी है, ये हमारे शहर का आदमी है। थोड़ा इसको फैशनेबल बना देते हैं भाई, शहर का आदमी है, ये हमारे शहर का आदमी है। अगर इसकी पहुंच ऐसे भोजन तक है, ऐसे फूड तक है जिससे कम से कम 2100 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 2100 कैलोरी को पॉवर्टी लाइन मान लिया गया और कहा गया कितनी प्राप्त कर लेता है तो गरीबी रेखा पर खड़ा है, इससे ऊपर जाता है तो गरीब नहीं है, इससे नीचे आ जाता है तो वो गरीब है। यानी शहरी व्यक्ति के लिए 2100 कैलोरी भोजन की उपलब्धता गरीबी रेखा मानी गई और ग्रामीण व्यक्ति के लिए 2400 कैलोरी भोजन की उपलब्धता गरीबी रेखा मानी गई। ये चलता रहा, लेकिन भारत सरकार ने 2011-12 में कहा कि हम इसे बदलते हैं। भारत सरकार ने एक समिति बनाई थी, तेंदुलकर समिति, और तेंदुलकर समिति ने कुछ रिपोर्ट दी। तेंदुलकर समिति ने कहा कि हम इस कैलोरी आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण नहीं करते हैं, इस आधार पर गरीबों को नहीं गिनते हैं। तेंदुलकर समिति ने कहा कि हम मंथली एक्सपेंडिचर के आधार पर गरीबी का निर्धारण करते हैं, अर्थात एक व्यक्ति मासिक रूप से अपने खाने पीने पर कितना खर्च करता है उसके आधार पर हम गरीबी रेखा का निर्धारण करते हैं। और उसके आधार पर 2011-12 के बाद यह तय हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति 816 रुपये प्रति माह अपने ऊपर, यह एक व्यक्ति की बात हो रही है, परिवार की नहीं, अगर ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति 816 रुपये खाने पीने पर खर्च करता है, एक्सपेंडिचर करता है, तो इसे गरीबी रेखा मान लिया गया। इससे नीचे वाले को गरीब माना जाएगा, इससे ऊपर वाले को गरीब नहीं माना जाएगा। साथ साथ शहरी क्षेत्रों के लिए इसे 1000 माना गया, 1000 प्रति व्यक्ति प्रति माह। तो कहा गया शहरी क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति है 1000 प्रति व्यक्ति प्रति माह, यानी एक व्यक्ति पर यदि एक महीने में 1000 खर्च होता है तो इसे शहरी गरीब माना गया। और इस खर्च का जो आकलन किया गया उसके लिए मासिक प्रति व्यक्ति व्यय को लाया गया, एमपीसीआई को लाया गया, ठीक, और कहा गया कि जो मासिक प्रति व्यक्ति आय व्यय के आंकड़े हैं इनके आधार पर हम गरीबी का निर्धारण करेंगे। यानी गरीबी का निर्धारण आय के आधार पर नहीं, खर्च के आधार पर होने लगा, उपभोग स्तर के आधार पर होने लगा, प्रति व्यक्ति के आधार पर होने लगा। गांव के लिए 816 माना गया और शहरों के लिए 1000 माना गया। वर्तमान में इसी का पालन किया जा रहा है। लेकिन ये सब चीजें तो हो गई, इन सब चीजों के साथ साथ आज तक भी जितनी भी गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है, इस गरीबी रेखा के निर्धारण तंत्र में कुछ समस्याएं मौजूद रहती हैं। आप कहोगे कि इन समस्याओं को दूर क्यों नहीं किया जाता? दरअसल गरीबी रेखा का निर्धारण, गरीबों की संख्या का निर्धारण अपने आप में इतनी जटिल परिघटना है कि सच में 1,00,000 प्रयास किए जाते हैं, कुछ न कुछ दिक्कतें रही जाती। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारों की निष्ठा नहीं है कि हम गरीबों की गणना करें, हम गरीबों के लिए काम करें, निष्ठा है। लेकिन मैंने कहा ना, गरीबों की गणना ही इतनी जटिल परिघटना है कि दिक्कत हो ही जाती है। तो आइए इस तंत्र की उन समस्याओं की बात करते हैं जो गरीबी रेखा के निर्धारण के समय आती है। ठीक, सबसे पहली बात है कि बहुत गरीब और कम गरीब के बीच अंतर नहीं कर पाता है तंत्र। ठीक, यह पहचान करना मुश्किल है कि सबसे गरीब कौन है, मदद की सबसे ज्यादा जरूरत किसी है। जैसे मान लीजिए कहा गया कि 816 रुपये ये गरीबी रेखा हो गई। ठीक, ये गरीबी रेखा हो गई। 816 रुपये ये क्या हो गई? ये हो गई गरीबी रेखा। अब दिक्कत है कि चलिए भैया, जो 816 रुपये खर्च कर रहा है वो भी गरीब है, ठीक, जो 800 रुपये खर्च कर रहा है वो भी गरीब है, और जो महीने में 100 रुपये खर्च कर पा रहा है वो भी गरीब है। तो क्या महीने में अपने उपभोग पर, खाने पीने पर 800 रुपये खर्च करने वाले और 100 रुपये खर्च करने वाले अंतर नहीं है? इनके जीवन की स्थितियों में अंतर नहीं है?
और मान लीजिए कोई 900 ही रुपए खर्च कर दे रहा है तो आप उसे कह रहे हैं कि अमीर है। तो क्या 816 रुपए और 900 रुपए में खर्च करने वाले व्यक्तियों में कोई बहुत अंतर है? अगर आप गरीब मान करके 816 वाले 800 वाले को मदद करते हैं तो क्या 900 वाले को मदद की नहीं जरूरत है? इनकी जीवन की स्थितियों में कोई अंतर नहीं है। साथ साथ आप कहते हैं कि हर प्रकार की गरीबों की एक समान मदद की जाएगी, तो क्या जितनी मदद की जरूरत उसे है, क्या इसे अधिक मदद की जरूरत नहीं है? लेकिन हमारे तंत्र की ये समस्या है, हम उस तरीके को अभी विकसित नहीं कर पाए हैं कि हम अलग अलग गरीबों के वर्ग के लिए अलग अलग मदद को लेकर के जाएं। यह एक बड़ी समस्या है। साथ साथ जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है, जो हमारा उपभोग व्यय है, ठीक, वह भोजन पर व्यय को ही प्रतिनिधि मानता है और कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर व्यय, जैसे कपड़े पर व्यय। ये जो 816 रुपए 1000 का एक्सपेंडिचर का खर्च जो आंका जाता है, वो देखा जाता है कि खाने पर कितना व्यय किया जाता है और कुछ मिनिमम चुनिंदा वस्तुएं जैसे मान लो कपड़े पर कितना व्यय किया जाता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या जीवन में थाली और कपड़े के अलावा और कुछ नहीं है? ठीक, यानी कुछ चुनिंदा वस्तुओं को खरीदने के खर्च को जोड़ा जाता है और खाने पर खर्च को जोड़ा जाता है। इसलिए कई अर्थशास्त्री इन आधारों पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ एक दो कपड़े खरीदने के आधार पर, साल में एक दो जोड़ी कपड़े खरीदने के आधार पर और भोजन की थाली के खर्च के आधार पर आप जो गरीबी रेखा का निर्धारण कर रहे हैं, यह वास्तविक गरीबों की पहचान नहीं कर पा रही है। और साथ साथ गरीबों में जो कम गरीब हैं, जो अत्यधिक गरीब हैं, इनके बीच के अंतर को स्पष्ट नहीं कर पा रही है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इनकम और संपत्ति के अलावा भी कई कारक हैं जो गरीबी से जुड़े हैं। अर्थशास्त्री कहते हैं कि सिर्फ आप भोजन की थाली तक पहुंच और एक दो जोड़ी कपड़े तक की पहुंच को ही गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। अरे साहब, गरीबी के कई सामाजिक आयाम होते हैं। गरीबी के कई चीजें होती हैं जो गरीबी से जुड़ी होती हैं, जैसे बुनियादी शिक्षा, ये गरीबी से जुड़ी होती हैं। एक तो गरीबों तक बुनियादी शिक्षा की पहुंच नहीं होती है। दूसरी चीज, बुनियादी शिक्षा का अभाव और गरीबों को और गरीब बनाए रखता है। स्वास्थ्य देखभाल, यह भी गरीबी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पेयजल भी गरीबी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। स्वच्छता भी गरीबी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए याद रखिए, जब सरकार कहती है कि हम स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं, हम गलियों को, नालों को सफाई करेंगे, शौचालय बनाएंगे, तो सिर्फ सरकार स्वच्छता की बात नहीं कर रही है, सरकार गरीबी पर वार भी कर रही है। क्योंकि जो गंदगी है वो कई बीमारियों को उत्पन्न करती है और ये बीमारियां गरीबी को अधिक प्रभावित करती हैं, क्योंकि अधिकतम गरीब ही आसपास की गंदे वातावरण या गंदी परिस्थितियों में रहते हैं। तो अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जो आपने आय और उपभोग के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण कर लिया है, यह पर्याप्त नहीं है। गरीबी रेखा का निर्धारण करना होगा तो यह भी देखना होगा कि क्या वह व्यक्ति बुनियादी शिक्षा को वहन कर पा रहा है, क्या स्वास्थ्य देखभाल को वहन कर पा रहा है, क्या स्वच्छ पेयजल को वहन कर पा रहा है, पीने का स्वच्छ पानी है, क्या उसके आसपास स्वच्छता की परिस्थितियां हैं, इन सबको वहन कर पा रहा है। इन आधारों पर भी गरीबी का निर्धारण करना होगा, गरीबी रेखा का निर्धारण करना होगा। साथ साथ गरीबी रेखा के निर्धारण का जो तंत्र है उसमें एक और समस्या है। ठीक, गरीबी जो तंत्र है वह उन सामाजिक कारकों पर ध्यान नहीं देता जो गरीबी को ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर मतलब जो बढ़ावा देते हैं। जैसे निरक्षरता गरीबी को बढ़ावा देता है, यह पॉवर्टी ट्रिगर कहा जाता है। खराब स्वास्थ्य गरीबी को बढ़ावा देता है। संसाधनों तक पहुंच की कमी गरीबी को बढ़ावा देती है। समाज में किया जाने वाला भेदभाव गरीबी को बढ़ावा देता है। जो नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का जो अभाव होता है वह भी गरीबी को बढ़ावा देता है। यह भी पॉवर्टी के ट्रिगर होते हैं। तो विद्वान कहते हैं कि आप एक ऐसी गरीबी रेखा लेकर के आइए, आप निर्धारण का एक ऐसा तंत्र लेकर के आइए जो गरीबी को सिर्फ भोजन की थाली और कुछ कपड़े खरीदने के खर्च के आधार पर परिभाषित न करे, बल्कि वह स्वास्थ्य तक पहुंच के आधार पर, शिक्षा तक पहुंच के आधार पर, पेयजल तक पहुंच के आधार पर, सामाजिक सशक्तिकरण के आधार पर, राजनीतिक स्वतंत्रता के आधार पर, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, अर्थात संसाधनों तक पहुंच के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण करें। और एक वैकल्पिक तरीका खोजा है, एक वैकल्पिक तरीका खोजा है अमर्त्य सेन ने।
अमर्त्य सेन ने इन सबको सम्मिलित करके गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए एक सूचकांक का विकास भी किया है, जिसे सेन इंडेक्स कहा जाता है। अपने सेन इंडेक्स में प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने गरीबी रेखा की पहचान के इन सभी कारकों का इस्तेमाल किया है और एक तरीका बताया है, एक फार्मूला बताया है कि कैसे कैसे इन सभी कारकों का इस्तेमाल करके हम गरीबों की पहचान कर सकते हैं, जिसे सेन इंडेक्स कहा गया है। ठीक, अब अगर हम थोड़ी बात करते हैं भारत में गरीबों की संख्या के आधार पर, तो भारत में जो गरीबों की संख्या का आंकड़ा निकाला जाता है वह हेड काउंट रेशियो के आधार पर निकाला जाता है। अर्थात हेड काउंट, सर गिने जाते हैं, मतलब एक एक व्यक्ति गिना जाता है, परिवार नहीं गिना जाता है। तो भारत में हेड काउंट रेशियो है, अर्थात भारत में यह नहीं कहते कि इतने परिवार गरीब है, भारत में कहते हैं इतने व्यक्ति गरीब है। ठीक, और हेड काउंट रेशियो से ही गरीबी रेखा से नीचे के रहने वाले लोगों का अनुमान लगाया जाता है। वर्तमान में नीति आयोग द्वारा जनता के लिए गरीबी पर आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं, यानी कितना परसेंट कहां गरीब है, कौन गरीब है, क्या गरीब है एट प्रेजेंट। पहले योजना आयोग करता था, अब कौन कर रहा है, नीति आयोग कर रहा है। और जब नीति आयोग आंकड़े जारी करता है, अब यहां से सीधे यूपीएससी में सवाल आते हैं, आए भी हैं। अब अगर पूछेगा तो कौन जारी करता है, नीति आयोग। अब सवाल है कि नीति आयोग आंकड़े जारी तो करता है, लेकिन जो अपना विश्लेषण जारी करता है तो किस डेटा का इस्तेमाल करता है? नीति आयोग खुद डेटा इकट्ठा करता है या किसी और से डेटा लेता है? याद रखिएगा, नीति आयोग खुद डेटा नहीं इकट्ठा करता है, बल्कि भारत में एक संस्थान है जिसे कहते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जिसे NSSO भी कहा जाता था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता था। इसका काम ही है उपभोग व्यय के आधार पर डेटा इकट्ठा करना। तो NSSO जो डेटा इकट्ठा करता था, उसी के आधार पर गरीबी के आंकड़ों का अनुमान लगाया जाता है। आप कहोगे मैं NSSO के नाम के आगे था क्यों लगा रहा हूं, तो दरअसल इसी NSSO का नाम बदल करके अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहा जाता है। तो कुल मिला कर और कुछ नहीं, इस राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन को ही अब क्या कहा जा रहा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय डेटा इकट्ठा करता है, इन्हीं आंकड़ों का विश्लेषण करता है और नीति आयोग उन डेटा को प्रकाशित करता है और वर्तमान में गरीबी के आंकड़े निकाले जाते हैं। ठीक, तो जाहिर सी बात है नीति आयोग 2015 में बना है, तो 2015 के बाद जितने गरीबी के आंकड़े आएंगे वह नीति आयोग ही प्रकाशित करेगा। आइए एनसीईआरटी कुछ पहले की गरीबी के आंकड़ों की बात करती है, जिसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर तो पहुंच ही जाएंगे कि भारत में जो गरीबी उन्मूलन के आंदोलन रहे हैं, कार्यक्रम रहे हैं, वो कितने सफल हुए हैं। एनसीईआरटी बात करती है 1973 से लेकर के 2012 तक के रुझानों की, यानी 1973 में आप कहोगे इसी समय को क्यों अपनाया गया, क्योंकि दरअसल यही वो दौर था जब गरीबी से देश में गरीबों को गरीबी से मुक्त करने के लिए टारगेटेड योजनाएं शुरू की गई थी। 1972 के पहले यह माना जाता था कि देश में कृषि का विकास करेंगे, देश में उद्योगों का विकास करेंगे, देश में आत्मनिर्भरता को लाएंगे। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, इनमें कहा गया, इनका भी फोकस गरीबी पर था, लेकिन कहा गया हम कृषि का विकास करेंगे, गरीबी दूर होगी, हम औद्योगिकरण करेंगे, गरीबी दूर होगी, हम आत्मनिर्भरता करेंगे, गरीबी दूर होगी। 72-73 से सरकार ने यह तय किया कि नहीं, हम ये सब तो करेंगे ही, साथ साथ गरीबों के लिए कुछ खास प्रोग्राम लाएंगे, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम लाएंगे जो सिर्फ गरीबों के लिए होंगे, और ये अब तक चल रहे हैं। इसलिए एनसीईआरटी ने 1973 के साल को आधार बनाया है। तो देखते हैं 1973 से 2012 के रुझान क्या कहते हैं। रुझान ये कहते हैं कि गरीबों की संख्या जो 1973-74 में, इनको याद नहीं रखना, सिर्फ समझ लीजिए, 320 मिलियन थी, वे घट करके 2011-12 में 270 मिलियन हो गई, घटी। गरीबों का प्रतिशत परसेंटेज जो 1973-74 में पूरी जनसंख्या में 55% था, 2011-12 में 22% हो गया है। सफलता शानदार रही है। 88% से अधिक गरीब ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और उनमें ज्यादातर बदलाव नहीं आया है। 6 राज्यों की बात करती है एनसीईआरटी, कहती है कि तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 1973-74 में गरीबी का एक बड़ा वर्ग शामिल था। ठीक, और इन राज्यों में से इन राज्यों ने 2012 तक आते आते
काफी बड़े बदलाव किए हैं, काफी लोगों की गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। ठीक, अब ये तो रही गरीबों की संख्या। अब आइए बात करते हैं गरीबी के कारणों पर। गरीबी के ढेर सारे और बहुआयामी कारण हैं। कुछ इतिहास से जुड़े हुए हैं, कुछ समाज से जुड़े हुए हैं, कुछ अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, कुछ विकास प्रक्रिया में आई गई कमियों से जुड़े हुए हैं। तो आइए एक एक की चर्चा करते हैं। जब हम गरीबी के कारणों की बात करते हैं तो हमें दिखता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित होना गरीबी का एक कारण है। कौशल हासिल करने में असमर्थ होना गरीबी का एक कारण है। बेहतर आमदनी के अवसरों का न होना गरीबी का कारण है। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का न होना गरीबी का कारण है। साथ साथ कई अन्य भी कारण हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता। समाज में जो फैली असमानता है, जो अर्थव्यवस्था में फैली असमानता है कि कुछ लोग आर्थिक लाभ ज्यादा ले लेते हैं, कुछ लोग कम ले लेते हैं, जो राजनीतिक हिस्सेदारी में असमानता है, यह भी गरीबी को उत्पन्न करते हैं, गरीबी को मजबूत बनाते हैं। आपको दिखता होगा कई जगह सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार का मतलब कुछ वर्गों को समाज की मुख्य धारा में शामिल न होना। जैसे मान लो एग्जाम्पल से कोई व्यक्ति पीढ़ियों से मोची का काम कर रहा है, तो कभी कभी जब वो काम अपना बदलना भी चाहता है, हो सकता है उसने हुनर हासिल कर लिया, अब तो ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है, और जो मोची है, मोची का बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हो, तो पहले ऐसा नहीं था, मोची का बेटा मोची ही बनेगा। ये सही है कि अब ऐसा नहीं है, मोची का बेटा अब कलेक्टर बनता है। फिलहाल बहुत लंबे समय तक ये जो सामाजिक बहिष्कार है कि कुछ लोग कुछ ही काम से जुड़े रहेंगे, इसने भी गरीबी की नींव को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। बेरोजगारी गरीबी का कारण है, ऋणग्रस्तता गरीबी का कारण है, धन का असमान वितरण, ये सारे के सारे गरीबी के कारण हैं। और साथ ही साथ वर्तमान में जब गरीबी को परिभाषित किया जाता है तो कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में कुछ समस्याएं होती हैं, आर्थिक नीतियों में कुछ समस्याएं होती हैं, ये भी गरीबी का कारण बन जाती है। जैसे कम पूंजी का निर्माण। कम पूंजी का निर्माण का मतलब सरकारें उन चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च करती हैं जिससे कोई संपत्ति नहीं बनती है। जैसे मान लो सरकारें सैलरी पर, सरकारें पेंशन पर, सरकारें अपने आलतू फालतू विज्ञापनों पर, सरकार अपने कार्यक्रमों पर, जलसे पर, प्रोग्रामों पर, सरकार नेता मंत्री अधिकारियों को दी जाने वाली विलासितापूर्ण गाड़ियां दे रहे हैं, होटल दे रहे हैं, बड़े बंगले दे रहे हैं, इन पर ज्यादा पैसा खर्च करती है सरकार। और इससे पूंजी का निर्माण नहीं होता। पूंजी का निर्माण तब होता है जब सरकार पैसा खर्च करे, सड़कें बने, बांध बने, नहरें बने, कंपनियां लगे, इंडस्ट्रियां लगे, स्कूल हॉस्पिटल की बिल्डिंगें बने, यानी कोई संपत्ति क्रिएट हो, इसे पूंजी का निर्माण बोलते हैं। तो कभी कभी अर्थव्यवस्था में देखा जाता है सरकार उन आर्थिक नीतियों का पालन करती है जो लोक लुभावन होती हैं। तुरंत जनता को छूट दे देंगे, रियायतें देंगे, बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। ये ठीक तो है, चलो भाई सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब हम बिजली फ्री दे देते हैं तो गरीब को बिजली फ्री दीजिए, लेकिन उन वर्गों को जब बिजली फ्री दे देते हैं कि जो आसानी से बिजली बिल दे सकते हैं, तो इससे क्या होता है, सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचता है। सरकार ने लोक लुभावन वादे करके मुफ्त में तो दिया, लेकिन अब उसी सरकार को जब नई बिजली कंपनी बनानी होगी पैसा नहीं रहेगा। और पूंजी निर्माण का मतलब है नई बिजली कंपनी का बनाना। तो सरकारें अपनी आर्थिक नीतियों में पैसे को वहां खर्च कर देती है जहां से पूंजी निर्माण नहीं होता है, कम पूंजी निर्माण होता है। यह भी गरीबी का कारण है। बुनियादी ढांचे की जो कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इससे भी आर्थिक विकास बाधित होता है और गरीबी बढ़ती है। डिमांड की जो कमी होती है, जनता में मांग की कमी होती है, इससे कंपनियां उत्पादन नहीं बढ़ाती हैं, यह भी गरीबी का कारण है। जनसंख्या का जो दबाव है, जब जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगती है, जैसे भारत में जो पॉपुलेशन का प्रेशर है, जनसंख्या दबाव भी गरीबी का एक बड़ा कारण होता है। तो ये सारे मिलकर के गरीबी को मजबूत भी बनाते हैं, गरीबी को उत्पन्न भी करते हैं। अब थोड़ा इतिहास के नजरिए से हम गरीबी को देखने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इतिहास के नजरिए से गरीबी को देखने की कोशिश करते हैं तो भारत में जब आजादी आई तो भारत को विरासत में गरीबी मिली थी। यानी अंग्रेज जब देश छोड़ कर गए ना, तो जैसे आम का सीजन चल रहा है ना, तो हम लोग बचपन में खेल खेलते थे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। पेड़ के नीचे से आम गिरा होता था तो उस आम को बड़े करीने से चूस लेते थे और उसके बाद उसको फुला देते थे और पेड़ के नीचे रख देते थे। कोई दूसरा आता था, दूर से पीला पीला आम देखता था, दौड़ जाता था और हाथ लगता था तो कुछ नहीं होता था। कुछ यूं ही किया था इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ ब्रिटिश शासन ने। उन्होंने इस देश की रस को चूस लिया था।
और देश को वैसे रख लिया था। दिखने में तो लगता था बहुत बड़ा देश है, लेकिन भीतर के सारे संसाधन तकरीबन समाप्त हो चुके थे। और इसलिए विरासत में हमें गरीबी मिली। और कहीं न कहीं आज जो हमारे यहाँ गरीबों की बड़ी संख्या है, उसके पीछे विरासत में मिली गरीबी की वजह है। ऐसी नहीं है कि आजादी के बाद भारत की सरकारों ने प्रयास नहीं किया, खूब प्रयास किए। यह भी सच है कि उन प्रयासों में कुछ कमियां रही, लेकिन प्रयासों के बावजूद, कमियों के बावजूद भी जितनी बड़ी संख्या गरीबों की बनी हुई है, उसके पीछे कहीं न कहीं ब्रिटिश शासन जिम्मेदार है, कहीं न कहीं ब्रिटिश शासन उत्तरदायी है। इस बात से आप नकार नहीं पाएंगे खुद को। तो ब्रिटिश शासन ने किया क्या? तो मोटे तौर पर ब्रिटिश शासन ने भारत में पर्याप्त विऔद्योगीकरण किया। विऔद्योगीकरण का मतलब है विऔद्योगीकरण। अंग्रेजों ने क्या किया? भारत के जो स्थानीय उद्योग थे, जो हस्तशिल्प उद्योग थे, उनको समाप्त कर दिया, लेकिन नए आधुनिक उद्योग नहीं लगाए। इन्हीं को कहा जाता है विऔद्योगीकरण। पूरी दुनिया में औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। अर्थात पूरी दुनिया में जो हस्तशिल्प उद्योग थे, जो उत्पादन के केंद्र थे, वहां मानव श्रम की जगह मशीनें आ गई और उत्पादन और बढ़ा। तो स्वाभाविक सी बात है, हस्तशिल्प उद्योग में जो लोग काम करते थे, वही धीरे धीरे शिक्षित प्रशिक्षित होकर मशीनों में काम करने लगे, रोजगार मिल गया। भारत में उल्टा चला। भारत में औद्योगिकरण नहीं, विऔद्योगीकरण हुआ। भारत में क्या किया? हस्तशिल्प के स्थानीय उत्पादन के केंद्रों को, कपड़ा बुनने वालों को, मूर्तियां बनाने वालों को, अन्य सामान बनाने वालों को, जो भी उत्पादन होता था उसको तो समाप्त किया, नए उद्योग नहीं लगाए। ब्रिटेन से बने सस्ते सामानों से देश को भर दिया। अब जब नए उद्योग नहीं लगाए तो जो हमारे शिल्पी कारीगर जो क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। अब जब ये हमारे शिल्पी कारीगर बेरोजगार हो गए, तो जो कभी अमीर होते थे, बेहतर जीवन जीते थे, वे भी गरीबी में जीने को अभिशप्त हो गए। समझ में आ गई बात? तो भी औद्योगिकरण एक बड़ी वजह थी। साथ ही साथ ब्रिटिश शासन क्या करता था? किसानों से अत्यधिक लगान के रूप में अनाज वसूल लेता था और उस अनाज को लंदन भेजता था, ताकि लंदन में खाद्य महंगाई न बढ़े। और जब लंदन में खाद्य महंगाई नहीं बढ़ेगी तो लंदन के मिल मालिकों को अपने यहां के मजदूरों को वेतन कम देना होगा, तो मिल मालिकों को अधिक फायदा होगा, पूंजीवाद और प्रचंड वेग से बढ़ेगा। तो एक तरफ खाद्यान्न का निर्यात कर देते थे, देश में खाद्यान्न का कोई बफर स्टॉक रखते नहीं थे। दूसरी तरफ हर किसान से ज्यादा लगान के रूप में खाद्यान्न वसूल लेते थे। किसान के पास भी नहीं पड़ा है, न देश में बफर स्टॉक है, न किसान के अपने घर के में अनाज है। ऐसे में थोड़ा सा भी मौसम धोखा दे जाता था तो भारत में अकाल पड़ जाते थे। आपको ब्रिटिश शासन में अकालों की श्रृंखला दिखेगी। यह भी गरीबी की वजह है, यानी गंभीर जो अकाल पड़े, यह भी गरीबी के वजह बन गए, कारण बन गए। ब्रिटिश नीतियों ने ग्रामीण करों को तेजी से बढ़ाया, ग्रामीण समाज से लेने वाले जो टैक्स से उनको तेजी से बढ़ाया, और तेजी से बढ़ाया यानी भूमि से तेजी से कर वसूल किया। तो किसान बेचारे तो कर दे नहीं पाए, तो जो लोग कर देते थे, भूमि का किराया देता था, उनको जमीन दे दी गई। तो स्थानीय जो शाहूकार थे, व्यापारी थे, ठीक, उन सब ने लैंड टैक्स जमा किया और बदले में उनको भूमि मिल गई, और यही बन गए जमींदार। यानी जो व्यापारी थे, जो शाहूकार थे, वो बन गए जमींदार। जो जमीन किसानों के पास थी वो चली गई जमींदार के पास, और ग्रामीण इलाकों में जमीन के समीकरण बदल गए। और जब जमीन के समीकरण बदले, यानी जो जमीन के मालिक थे उनके हाथ से जमीन चली गई, नए किस्म के मालिक आ गए जिनका खेती किसानों में कोई बहुत रुचि नहीं थी, अनुभव नहीं थी। उनको खेती से ज्यादा सिर्फ लगान लेना था, प्रॉफिट लेना था। इन बदले समीकरणों ने ही भारत की बड़ी आबादी को गरीबी में रहने के लिए अभिशप्त कर दिया। यह सच है कि आजादी मिली, भारत सरकार ने भूमि का पुनर्वितरण किया, लेकिन नए भूमि धारकों के पास, जिन लोगों को भूमि मिली, जब लैंड रिफॉर्म किए गए तो कहा गया कि जो जोतेगा जमीन उसी की होगी। यानी जो किसान था, जो जमींदार की दया पर आश्रित था, उसे भूमि का मालिक बना दिया गया। सवाल यह है कि भूमि का मालिक बनाने से अचानक धनी थोड़ा हो जाएगा, भूमि में निवेश भी तो करना होगा। ये नया किसान भूमि का मालिक तो बना, नया भूमि धारक तो बना, लेकिन खेती करने के लिए उसके पास आवश्यक पूंजी नहीं थी और इसलिए खेती में निवेश नहीं कर पाया। साथ साथ जो जोतें थी वो बहुत छोटी छोटी थी, अभी चकबंदी नहीं हुई थी। इन सब ने भी किसान को आजादी के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में उसे गरीब ही बनाए रखा।
साथ साथ देखा जाता है कि कई राज्य भारतीय भूमि वितरण नीतियों को लागू करने में विफल रहे, राज्य बेहतर से कर नहीं पाए, इस कारण भी इन राज्यों में गरीबी बनी रही। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो आजादी के बाद तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हुई, साथ साथ खेती योग्य भूमि की उपलब्धता में गिरावट आई। आप गौर से देखिएगा, सोचिए, क्या 1960 में भारत में जितने शहर थे आज भी उतने हैं? नहीं, शहरों का विस्तार हुआ है, कस्बों का विस्तार हुआ है। तो ये शहर और कस्बे, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ी है, गांवों का भी विस्तार हुआ है। यानी जो छोटे गांव थे बड़े हो गए, जो छोटे कस्बे थे बड़े कस्बे में बदल गए, जो छोटे शहर थे वो बड़े बड़े महानगरों में तब्दील हो गए। तो ये आसमान में थोड़े बसे हैं, ये जमीन पर ही तो बसे हैं, धरती पर ही बसे हैं। तो जाहिर सी बात है, कृषि युक्त भूमि की उपलब्धता क्या हो गई? कम हो गई। आज के 10 साल पहले आप लोग को याद होगा, जब आप लोग स्कूल कॉलेज में जाते थे, तो हो सकता है कस्बे के बाहर, आपके गांव के बाहर जो खेत दिखता होगा, वहां आप लोगों के घर बन गए होंगे, मकान बन गए होंगे, दुकानें बन गई होगी। तो ये भूमि की उपलब्धता कम हो रही है। तो एक तरफ जहां कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता कम हुई, वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या बढ़ रही है। एक परिवार था, 10 एकड़ जमीन थी, अब उससे 3 परिवार हो गया, 4 परिवार हो गया। तो जब 4 परिवार हो गए, तो चारों में जब विभाजन होगा, विखंडन होगा, तो 10 एकड़ जमीन 4 परिवार में आएगी, तो 2.5 एकड़ बनेगी। अब इनके भी पता चला 3 परिवार हो गए, 3-3 बच्चे हो गए, अब 2.5 एकड़ 3 में बचेगी। इनके भी 2-3 हो गए, अब जो 2.5 एकड़ 3 में बची थी, आधा एकड़ आया था, 1-1 एकड़ आया था, वो भी 3 में बटेगी। तो धीरे धीरे एक तरफ जहां कृषि योग्य भूमि में गिरावट आई शहरीकरण के कारण, वहीं जनसंख्या बढ़े, परिवार बढ़े, परिवारों का विखंडन विभाजन हुआ और भूमि का भी इसके साथ साथ विखंडन हुआ और देखा यह गया कि भूमि पर दबाव बढ़ता गया। कृषि सिर्फ जीवन निर्वाह का माध्यम बन के रह गई, वो छोटे और सीमांत किसानों को गरीबी से बाहर नहीं निकल पाई। साथ ही साथ हमारे देश में कृषि पर वर्षा की निर्भरता है, इसलिए जो प्राकृतिक आपदाएं विशेष करके सूखा इत्यादि आता है, तो ऋण जाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूखा आ गया, बेचारा छोटा किसान है, खाएगा कहां से? तो गया गांव के साहूकार से, सेठ से, किसान से, जो सूदखोरी का काम करते हैं, उनसे कर्जा ले लिया। शुरुआती में इतने बैंक तो फैले नहीं थे, अब कर्जा ले लिया, जीवन यापन किया, उच्च ब्याज पर लिया है। लेकिन दूसरे साल जब बारिश होगी, जो फसल लगाएगा, जो अनाज उपजाएगा, तो उस अनाज को जो पिछले कर्जा लिया उस बेच करके उसका ब्याज ही चुका पाएगा, कर्जा बना रहेगा। अगले साल फिर अनाज उपाएगा, बेच करके ब्याज चुकाएगा, कर्जा बना रहेगा, अगले साल फिर अनाज उगाएगा। इसे कहते हैं ऋण जाल। यानी वो अपनी समस्त उपज दे तो रहा है, फिर ब्याज ही चुका पा रहा है, मूल ऋण की वापसी नहीं कर पा रहा। 10-20 साल ऐसे करते रह जाएगा, उसके श्रम का कोई लाभ नहीं मिलेगा। फिर एक दिन जब कर्जदारों का दबाव पड़ेगा, तो अपनी जमीन बेचेगा और कहेगा चलते हैं दिल्ली मुंबई में मजदूरी करते हैं। मजदूरी करना बुरा नहीं है, लेकिन जब किसान खेती छोड़ करके मजदूरी करता है, तो अर्थव्यवस्था में गिरावट के संकेत है। बेहतर होना चाहिए कि किसान का बेटा मजदूर न बने, किसान का बेटा उद्योगपति बन जाए, किसान का बेटा राजनेता बन जाए, किसान का बेटा कलेक्टर बन जाए, किसान का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। किसान का बेटा जब मजदूर बनता है, जब किसान खेती किसानी छोड़ करके शहरों में मजदूरों के लिए पलायित होता है, तो याद रखना, सिर्फ वो व्यक्ति नहीं पलायित हो रहा है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है। तो प्राकृतिक आपदाएं, ऋण जाल, इन सब ने एक पलायन को जन्म दिया, किसानों को, गांव के लोगों को अस्थायी गरीबी में रखने के लिए अभिशप्त किया। हमें देखते हैं कि आवश्यक कौशल और ज्ञान की कमी भी गरीबों में रहती है, विशेष करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे कमजोर वर्गों में। और जैसे जैसे हमारी इकॉनमी बढ़ी, विशेष करके 91 के आर्थिक सुधारों के बाद, तो पूरी अर्थव्यवस्था नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में और स्किल बेस्ड इकोनॉमी में तब्दील हो गई। आज की अर्थव्यवस्था में आप खूब ढेर सारा डिग्री लिए रहिए, आपको काम नहीं मिलेगा अगर आपके हाथ में हुनर नहीं है। तो जो हमारी नई अर्थव्यवस्था है वो स्पेसिफिक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, किसी विशेष क्षेत्र में आपके पास ज्ञान होना चाहिए। स्पेसिफिक स्किल बेस्ड इकोनॉमी है, किसी विशेष क्षेत्र में आपके पास हुनर होना चाहिए। आपको अगर मोटरसाइकिल बनाना ही आता है, किसी गांव कस्बे के चौराहे पर रिंच लेकर के, पेचकस लेकर के बैठ जाएंगे, तो 100-200 कमा सकते हैं। देश में खूब ऑटोमोबाइल्स है, आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। या जो आप है वो देश के समस्त गरीबों के लिए। तो देश के मतलब जो गरीब लोग हैं, जो युवा हैं, विशेष करके अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो युवा हैं, इनके
पास पर्याप्त ज्ञान और स्किल की कमी थी। इसलिए जो अर्थव्यवस्था, हमारा आर्थिक रिफॉर्म हुआ, तो अर्थव्यवस्था में जो नए आर्थिक अवसर सृजित हुए, वे इस नए आर्थिक अवसरों में भाग नहीं ले पाए और ये गरीब बने रहे। इसलिए हम देखते हैं कि कभी कभी देखते हैं कि 91 से लेकर के 2022 का इकोनॉमिक रिफॉर्म का जब मूल्यांकन करते हैं, या आजादी के बाद के अपने देश की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी का आकार तो बढ़ा है, हमारी जीडीपी का आकार तो बढ़ा है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आकार बढ़ा है, हम दुनिया के तीसरी, चौथी, पांचवी अर्थव्यवस्था तो बन गए हैं। लेकिन जब नीचे जाकर के धरातल पर देखते हैं, समाज के निम्नतम वर्गों की स्थितियों की ओर देखते हैं, तो देखते हैं इन गरीबों में कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आया। तो आखिर ये कौन सा राज है, ये कौन सा तिलस्म है जो टूटता नहीं है? ये कौन सा आर्थिक तिलस्म है? तो यही आर्थिक तिलस्म है कि अर्थव्यवस्था बढ़ी क्योंकि नई आर्थिक अवसर बने, अर्थव्यवस्था बढ़ी क्योंकि देश में रिफॉर्म लागू हुए। लेकिन इस अर्थव्यवस्था में उनके लिए जगह थी जिनके पास स्पेसिफिक नॉलेज था, जिनके पास स्पेसिफिक स्किल था, और समाज के कुछ वर्गों के पास ही ये नहीं था, तो ये वर्ग इस आर्थिक अवसर का लाभ नहीं उठा पाए और गरीब बने रह गए। साथ साथ हमें यह भी देखता है कि सामाजिक सुरक्षा की कमी का भी होती है। सामाजिक सुरक्षा की कमी का मतलब होता है कि हम उद्योग, दुकानों, काम करने जाते हैं, तो वहां हमारे जो उद्योग हैं, जो दुकानदार हैं, जो काम की जगह है, वह हमें इस बात की सुरक्षा नहीं देते हैं कि 12 महीने काम देंगे। जब उनके पास काम जरूरत होगी, ज्यादा लेबर रख लेंगे, काम खत्म, लेबर हटा देंगे। इसके कारण जो शहर में आए, जो शहरी गरीब आए, गांव से जो शहर में आदमी आया, शहरी गरीब के रूप में तब्दील हुआ था, वह आकस्मिक श्रमिक बना रहा। आज काम है, कल नहीं है, परसों काम है, चौथे रोज नहीं है, और निरंतर जब आय सुनिश्चित नहीं हुई तो वो गरीब ही बना रहा। यह भी गरीबी की एक बड़ी वजह बनी रही। साथ साथ याद रखिएगा, गरीबी का रोजगार की प्रकृति से भी गहरा संबंध है। ठीक, इसलिए जब बात होती है गरीबी उन्मूलन की, कहा जाता है अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करते। बेरोजगारी गरीबी को बढ़ाती है, बेरोजगारी गरीबी को अस्थायी बनाती है, बेरोजगारी गरीबी को मजबूत बनाती है। हमें दिखता यह है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में काम की आकस्मिक और आंतरिक प्रवृत्ति है जो ऋणग्रस्तता को मजबूर करती है। अर्थात आज काम है, कल नहीं है, मार्केट उठान पर है, शादी विवाह का सीजन चल रहा है, तो शहरों में ढेर सारे छोटे छोटे उद्योग खूब चल रहे हैं, डिमांड है। त्योहारों का सीजन है, उद्योगों में खूब काम है, त्योहार बीत गए, उद्योग में कम काम, या मजदूर हटा दिए गए। मार्केट में डिमांड है, ढेर सारे काम है, डिमांड कम हुई, मजदूर हटा दिए गए। खेती किसानी में भी यही होता है, फसल बुआई का सीजन है, कटाई का सीजन है, मजदूरों की डिमांड है। गांव में खेती, फसल कटाई और बुआई का सीजन गया, मजदूरों की डिमांड कम हो गई, मजदूर हटा दिए गए। तो जो आकस्मिक रोजगार है ना, यह भी इसे जो ये आकस्मिक रोजगार है ना, यह भी गरीबी को अस्थायी बनाए रखता है। साथ साथ खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में जब भी भारी वृद्धि होती है, तो इसकी कीमत निम्न आय वर्ग को ही अधिक चुकानी पड़ती है, यानी निम्न आय वर्ग की कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। एक मुहावरा कहा जाता है, अमीर के लिए क्या महंगाई, महंगाई तो गरीब के लिए होती है। कोई 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है और आटा 20 से 25 रुपया किलो बिकने लगा, तो उस पर उसी के लिए क्या महंगाई है। लेकिन जो 100 रुपये रोज की, 200 रुपये रोज की दिहाड़ी कमा रहा है, जो 5 डेली काम करता है और 200 रुपये बचा पाता है रिक्शा चला करके, उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना है, जब आटा 20 से 25 रुपया होता है, तो ये 5 रुपये की महंगाई उस पर वज्रपात की तरह होती है। तो ये जो खाद्यान्न कीमतें बढ़ी, समय समय पर अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ी, इसने निम्न आय वर्ग के लोगों की कठिनाइयों को और बढ़ाया और इनके अभावों को और तीव्र कर दिया गया। इनके गरीबी की जो पीड़ा थी उसे और तेज कर दिया गया। आय और संपत्ति का जो असमान वितरण भी दिखता है, इसके कारण भी भारत में गरीबी बनी हुई है। और हमें दिखता है कि आर्थिक सुधारों के बाद भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई काफी चौड़ी हो गई है, यानी सुधारों का लाभ अमीरों ने ज्यादा लिया। कारण अमीरों के पास पूंजी थी, अमीरों के पास क्षमता थी, उन्होंने स्पेसिफिक स्किल्ड हासिल किया, उन्होंने स्पेसिफिक नॉलेज हासिल किया
और साथ साथ नए व्यवसाय में पूंजी भी लगाई तो तेजी से अमीर हुए। गरीब ये नहीं कर पाए, इससे अमीर और गरीब की खाई बहुत बढ़ गई। अब सवाल है, ये सब वजह तो रही, लेकिन वजहों का हम रोना तो नहीं रोएंगे ना। एक मुल्क के तौर पर रोना शोभा नहीं देता है, और भारत ने आजादी के बाद ही ठान लिया, रोएंगे नहीं, लड़ेंगे। और लड़ी सरकारें। क्रमशः देखा जाए तो गरीबी से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण विकसित हुए, विजन विकसित हुए, या यूं कहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर सहमतियां विकसित हुई। और अगर मूल्यांकन किया जाए तो अब तक मोटे तौर पर गरीबी कम करने के लिए सरकार का जो दृष्टिकोण है वह 3 आयामों का था। यानी सरकार ने 3 तरीकों से गरीबी को कम करने की कोशिश की। जितने भी गरीबी के उन्मूलन के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाए गए, उनके पीछे 3 दृष्टिकोण था। यह सच है, तीनों दृष्टिकोण एक साथ नहीं आए, स्टेप वाइज आए। तो आइए दृष्टिकोणों की बात करते हैं। जो हमारे पास पहला दृष्टिकोण आया आजादी के बाद, उसे कहते हैं विकास उन्मुख दृष्टिकोण। मोटे तौर पर इसे ट्रिकल डाउन थियरी भी कहते हैं। जब आप लोगों को किताब पढ़ाऊंगा, मैं बुक पढ़ाऊंगा, बताऊंगा ट्रिकल डाउन थियरी। कहा गया, आजादी के बाद कहा गया देश का चौमुखी विकास किया जाए, देश का चौमुखी विकास किया जाए। और यह उम्मीद की गई कि चौमुखी विकास होगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश के पास समृद्धि आएगी, यह समृद्धि छन छन करके, रिस रिस करके जनता के सभी वर्गों में फैल जाएगी। इसे ही ट्रिकल डाउन थियरी कहा गया कि ऊपर से आएगी और नीचे तक फैल जाएगी। ठीक, यानी यूं कहिए कि आजादी के बाद यह तय किया गया कि हम 19 विकास पर ध्यान देते हैं। 1950 और 60 के दशक के शुरुआत में जब सरकार ने नियोजन की शुरुआत की, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की, तो इन समस्त पंचवर्षीय योजनाओं का फोकस आर्थिक विकास पर था। और यह इस उम्मीद पर आधारित था कि जब हम आर्थिक विकास में तेजी से वृद्धि करेंगे, हम जीडीपी को तेजी से बढ़ाएंगे, तो प्रति व्यक्ति आय समाज के सभी वर्गों में फैल जाएगी। देश की जीडीपी बढ़ेगी तो सभी वर्गों तक फैलेगी, हर व्यक्ति तक इनकम पहुंचेगी, समृद्धि समाज के सभी वर्गों तक फैलेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और गरीब वर्गों तक ये पहुंचेगी तो गरीबी कम होगी। इसलिए आप देखते होंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फोकस किया जाता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण पर फोकस किया जाता है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की बात की जाती है, तमाम आर्थिक नीतियां लाई जाती है। तो कहा गया कि देश का विकास कीजिए, चौमुखी विकास कीजिए, समृद्धि आएगी, जीडीपी को बढ़ाइए और यह प्रति व्यक्ति आय के रूप में समाज के सभी वर्गों तक फैल जाएगी। इसे ट्रिकल डाउन थियरी भी कहते हैं। जब हरित क्रांति लाई गई तो हरित क्रांति में भी यह उम्मीद की गई कि जब हरित क्रांति का विकास होगा, यानी जब खेती किसानी का विकास होगा, तो हमारे समुदाय के, हमारे समाज के जो अविकसित और गरीब लोग हैं, उन तक इस हरित क्रांति का प्रभाव फैलेगा। और यह काफी हद तक सफल भी रहा। ऐसा नहीं है कि सफल नहीं। हरित क्रांति ने कम से कम गरीबों तक इतना अनाज तो पहुंचाया कि अब भूखे पेट सोने के डर से वो मुक्त हो गया। अब भारत में स्थितियां नहीं है कोई भूखे पेट सोता है। औद्योगिकरण ने भी समृद्धि को लोगों तक पहुंचाया, लेकिन जितना पहुंचना था उतना नहीं पहुंच पाया, काफी कमियां रह गई। जैसे अगर हम कहते हैं कि ये जो विकास उन्मुखी दृष्टिकोण था यह 100% सफल नहीं हुआ, तो अब जब समीक्षा की गई तो इसमें कुछ कमियां दिखी। कमियां यह थी कि जो प्रति व्यक्ति आय और कृषि में वृद्धि इतनी प्रभावशाली नहीं रही। यानी पर कैपिटा इनकम में जितनी वृद्धि की हम उम्मीद किए थे उतनी वृद्धि कर नहीं पाए, कृषि में भी जितनी वृद्धि की उम्मीद थी उतनी कर नहीं पाए, सभी वर्गों तक इसे पहुंचा नहीं पाए। गरीब और अमीर के बीच की खाई चौड़ी होती गई। जब पर कैपिटा इनकम का असमान रूप से वितरण होगा, कृषि के लाभ का असमान रूप से वितरण होगा, तो जाहिर सी बात है गरीब और अमीर की खाई ठीक बढ़ती जाएगी। और यह भी देखा गया इस विकास उन्मुख दृष्टिकोण में कि आर्थिक विकास का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचा। उसके बाद 1970 के दशक में तय हुआ कि हम विकास उन्मुखी दृष्टिकोण को लेकर के चलते हैं, छोड़ते नहीं हैं, इसे लेकर के चलते हैं। यानी कहा गया ठीक है, सनई सनई धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ती जाएगी आर्थिक विकास का लाभ लोगों तक फैलता जाएगा। लेकिन सरकार ने यह भी महसूस किया तकरीबन तीसरी पंचवर्षीय योजना में आकर के सिर्फ इसी के सहारे गरीबी दूर नहीं होगी। सरकार ने कहा यह काम तो करते रहेंगे, लेकिन हमें कुछ विशिष्ट गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाने होंगे।
जो सिर्फ गरीबों पर फोकस हो, गरीबों के लिए काम करें। तो यहां से सरकार ने अपने दूसरे विजन का विकास किया, जिसे कहा जाता है विशिष्ट गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण तीसरी पंचवर्षीय योजना से शुरू किया गया और अब तक चलता रहा है, बस इसमें काफी बदलाव किए जाते रहे। ठीक। और इस दृष्टिकोण में कहा गया कि हम विकास पर तो ध्यान दे देंगे, लेकिन गरीबों के लिए सिर्फ कुछ योजनाएं गरीबों को लेकर आएंगे। और जो शुरुआती में जो गरीबों के लिए योजनाएं लेकर के आई गई, उसमें फोकस था कि स्वरोजगार के कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए, मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए, और इस स्वरोजगार के कार्यक्रमों से, मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से गरीबी को दूर किया जाए। इसी के तहत आपको दिखेगा कि 1970 में काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य था ठीक कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई। इसके तहत कम आय वाले शिक्षित परिवारों, जो कम आय वाले परिवार थे, उसमें जो शिक्षित व्यक्ति थे, उनको कर्ज दिया गया कि अपना छोटा मोटा उद्यम शुरू कर पाएं, अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर पाएं। इन सब के लिए इन्हें वित्तीय सहायता देनी शुरू हो गई। साथ साथ शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और दिहाड़ी रोजगार के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई। यानी एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इस योजना में विशेष फोकस किया गया कि कैसे शहरी क्षेत्र के मजदूरों को स्वरोजगार के योग्य बनाया जाए, खुद के काम धंधे के योग्य बनाया जाए, और ऐसा बनाया जाए कि वे खुद का काम धंधा तो शुरू करें, 2-4 लोगों को और काम पर रखें, यानी दिहाड़ी मजदूरों की संख्या को बढ़ाएं। ये जो सारे कार्यक्रम थे, जिसमें अंतिम 3 कार्यक्रम हैं, ये सारे के सारे कार्यक्रम अब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के हिस्से बन गए हैं। यानी वर्तमान में इस कार्यक्रम को और इस कार्यक्रम को सीधे सीधे शामिल कर लिया गया है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक। तो ये चलता रहा। इसके बाद कुछ दिनों बाद तय किया गया कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के मॉडल से विकास करते हैं। इसी में जो 90 के बाद कहा गया कि जो हम गरीबों के उत्थान के लिए योजनाएं चलाते हैं, उनमें हम एक और चीज जोड़ते हैं, गरीबों को मिलाकर के सेल्फ हेल्प ग्रुप बना देते हैं, स्वयं सहायता समूह बना देते हैं, और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम गरीबी को दूर हटाते हैं। विशेष करके 1992 से यह शुरू किया गया। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सरकार का जो सर्वाधिक फोकस है वह सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से गरीबी को दूर करने पर ही फोकस है। इसमें किया जाता है, एक मूल कॉन्सेप्ट बता देता हूं फिर बताएं। इसमें किया जाता है, जैसे मान लीजिए गांव है, इस गांव के ढेर सारे गरीब परिवार हैं, ठीक। इन सबको लेकर के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया गया। ठीक। इन सबको लेकर के एक स्वयं सहायता समूह बना दिया गया। अब अगर ये ग्रुप पहले से स्किल्ड है तो बैंक सीधे इन्हें क्या कर देगा, सस्ता लोन प्रदान कर देगा और कहेगा कुछ काम धंधा शुरू कीजिए, कुछ व्यवसाय शुरू कीजिए, कुछ काम धंधा शुरू कीजिए, व्यवसाय शुरू कीजिए, अपनी आजीविका चलाइए, यानी पैसा कमाइए, और जब पैसा कमाइए तो धीरे धीरे बैंक का लोन भी वापस कर लीजिए। सरकार कहती है हम इस पर ब्याज बहुत कम ले रहे हैं, नॉमिनल ब्याज होता है, और धीरे धीरे कहा गया कि ये लोग गरीबी से बाहर भी निकल जाएंगे। यही स्वयं सहायता समूह का कॉन्सेप्ट है। इसे ही बैंक लिंकेज सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम भी कहा गया। वर्तमान में ये और बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में इसमें महिलाओं को बहुत फोकस कर दिया गया है, और इस बजट में तो और किया गया है। जब हम किताबें पढ़ाएंगे तो बताएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक चैप्टर ही पढ़ाएंगे और बताएंगे कि बजट में क्या क्या किया गया है। अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी समझा रहे हैं, वर्तमान में एक और काम किया गया है कि जैसे मान लो गांव है, जितने गरीब परिवार हैं, सभी गरीब परिवार की महिलाएं हैं, जो हमारी माताएं हैं, उनको ले लिया जा रहा है। सभी गरीब परिवार की महिलाओं को ले लिया जा रहा है। ये हमारे गरीब परिवार की महिलाएं हैं, समझना, ये हमारे गरीब परिवार की महिलाएं हैं। समस्त महिलाओं को ले लिया गया। ठीक। और महिलाओं को जब ले लिया गया तो इनका भी क्या बना दिया गया, इनका भी वैसे ही बना दिया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब अगर ये स्किल्ड नहीं है तो इन्हें किसी स्किल सेंटर से जोड़ा गया,
इन्हें क्या दिया गया? स्किल दिया गया। कुछ दिनों का इन्हें स्किल दे दिया गया, कौशल दे दिया गया कि चलो भैया अचार पापड़ मुरब्बा पेन पेंसिल बनाओ, अब इससे संबंधित स्किल ले लो, सिलाई कढ़ाई बुनाई करो, इससे संबंधित स्किल ले लो। इनको कैसे बेचोगे, इसकी स्किल ले लो, मार्केटिंग स्किल ले लो, इनकी पैकिंग कैसे करोगे, ये स्किल ले लो, इनका विज्ञापन कैसे करोगे, ये स्किल ले लो। उसके बाद इन्हें किसी बैंक से लोन दे दिया जाता है। इन्हें किसी बैंक से सस्ते तौर पर क्या दिया जाता है? लोन दे दिया जाता है। सस्ता लोन मतलब ब्याज कम हो जाता है। ये काम धंधा करेंगी, ये अपना व्यवसाय करेंगी और व्यवसाय से इन्हें प्रॉफिट मिलेगा और प्रॉफिट से ये भी गरीबी से बाहर निकलेंगी। वर्तमान स्थिति यह है कि भारत में तकरीबन एट प्रेजेंट 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। अभी इसी साल के बजट में भारत सरकार ने यह तय किया है कि हम इनके 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को आपस में जो मिला देंगे। यानी मान लो इसमें से 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे हो जो अचार मुरब्बा बनाते हो, तो इनको आपस में मिला देंगे, इनको और ट्रेंड करेंगे, इनसे उद्यम स्थापित करवाएंगे। और सरकार का कहना है कि भविष्य में इन्हीं महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपों से हम ढेर सारे महिला उद्यम तैयार करेंगे, महिला उद्यमी तैयार करेंगे और यही हमारी अर्थव्यवस्था की वाहक होंगी। समझना? वो दौर गया जब हम पढ़ते थे, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। नहीं, अब हम अपनी अबला को सबला नहीं, महिला उद्यमी के रूप में स्थापित करेंगे और ये होने जा रहा है। और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 1930-32 तक, 2030-32 तक आते आते हमारे देश में महिला कॉर्पोरेट होंगी इन्हीं महिला उद्यमियों से। बस इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। सरकारें खूब काम कर रही हैं, इस पर कमर कस ली है। तो अर्थात 1990 के दौर में हम बात यहां से लाते हैं, यानी 1990 तक बात यह की गई कि हम गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों में स्वरोजगार को बढ़ावा देते हैं, यानी गरीबों तक रोजगार ले जाते हैं, स्वरोजगार ले जाते हैं, जिससे वो गरीबी को बाहर निकलेंगे। 1990 के बाद इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। 1990 के बाद इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट लाया गया। किन्हीं लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में इकट्ठा करते हैं, उन तक कौशल ले जाते हैं, उन तक कर्ज ले जाते हैं और उन्हें खुद की आजीविका के योग्य बनाते हैं। और आज वर्तमान में 2-3 बड़ी योजनाएं चल रही हैं इसी कॉन्सेप्ट पर, जिसमें एक है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, एक है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना और एक है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ये सारी की सारी योजनाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन पहुंचा करके काम धंधे शुरू करवाने के माध्यम से गरीबी से बाहर निकालने पर काम कर रही है और बड़ी शानदार उपलब्धि हासिल की है। बड़ी शानदार उपलब्धि हासिल की है। काफी तेजी से काम हुआ है और काफी संख्या में गरीबी से लोग दूर हुए हैं। और सबसे शानदार उपलब्धि महिलाओं के क्षेत्र में रही है कि काफी महिलाएं सशक्त हो गई हैं। इसी के साथ साथ एक लाया गया मनरेगा प्रोग्राम, जिसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अर्थात भारत पहुंचा रोजगार की गारंटी के पायदान पर। भारत ने कहा कि हम ग्रामीण मजदूरों को कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देते हैं। गारंटी का मतलब है कि हम 100 दिन तो देंगे ही देंगे, कोशिश करेंगे उससे अधिक दिन का दें। और अगर किसी मजदूर ने अपने गांव की पंचायत में रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसे 100 दिन नहीं, हम 80 दिन ही काम दे पाए तो 20 दिन का भी पेमेंट उसे करेंगे, क्योंकि हमने उसे रोजगार की गारंटी का वादा किया है, अधिकार दे दिया है। और इसने भी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देकर के उनके आर्थिक हालात को ठीक ठाक करने में काफी भूमिका निभाई है। तो ये रहा विशिष्ट गरीबी उन्मूलन दृष्टिकोण। अर्थात हमने कहा कि 3 दृष्टिकोणों पर काम किया गया। पहला, जो देश आजाद हुआ कि हम देश का विकास करते हैं, विकास के लाभ गरीबों तक पहुंचाते हैं, जीडीपी बढ़ाते हैं, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। दूसरा हुआ विशिष्ट गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का दृष्टिकोण, अर्थात गरीबों तक सीधे गरीबों के लिए योजना लेकर के जाते और इसके माध्यम से उन्हें गरीबी के बाहर लेकर आते। पहले ये रोजगार पर फोकस थी, बाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट लाया गया। एक तीसरा दृष्टिकोण आया 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय से। तीसरा दृष्टिकोण कहता है कि हम गरीबों तक बुनियादी सुविधाएं लेकर के जाते हैं।
दोनों को छोड़ा नहीं गया, ये दोनों तो चलते रहे। कहा गया कि हम गरीबों तक बुनियादी सुविधाओं लेकर के जाते हैं, जीवन की गुणवत्ता लेकर के जाती हैं। अर्थात गरीबों तक भी सड़क लेकर जाते हैं, बिजली लेकर के जाते हैं, पानी लेकर के जाते हैं, पोषण लेकर के जाते हैं, शिक्षा लेकर के जाते हैं, स्वास्थ्य लेकर के जाते हैं, ताकि बेहतर जीवन पाने पर जो उन्हें खर्च करना पड़ता है वो खर्च न करे, और जब एक बेहतर जीवन जिएंगे तो गरीबी से बाहर निकलने में उन्हें मदद मिलेगी। इसीलिए भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं से यह बुनियादी सुविधाओं का दृष्टिकोण विकसित करना शुरू किया, और आज इस पर खूब काम हो रहा है। यानी गरीबों तक हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के जाते हैं। आप देखते होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिल रहा है ना, उज्ज्वला योजना तक गैस सिलेंडर मिलता है ना, सौभाग्य योजना तक उनको बिजली लेके जाई जाती है, आंगनवाड़ी के तहत उनको क्या दिया जाता है, पोषण दिया जाता है। प्रावधान है कि जो गर्भवती गरीब महिला है, प्रेगनेंसी के 6 महीने उसको पका पकाया भोजन देंगे। बच्चे जन्म करने के बाद 6 महीने तक भी उसे आंगनबाड़ी से पोषक आहार देंगे, जब तक वो दूध पिलाती है। उसके बाद जब बच्चा 6 महीने का हो जाएगा तो माता को बंद करेंगे, 6 महीने से लेकर 5 साल तक बच्चे को देंगे। फिर बच्चा 6 साल का होगा, स्कूल में जाएगा तो मिड डे मील शुरू कर देंगे। आप देखते होंगे कि जननी सुरक्षा योजना है, जननी शिशु सुरक्षा योजना है, जिसमें महिलाओं तक एम्बुलेंस भेजे जाते हैं, गांव गांव तक। सरकारी हॉस्पिटलों में प्रसव को बढ़ावा दिया जाता है, प्रसव के बाद कुछ पैसे भी देते हैं। मातृत्व लाभ कार्यक्रम है, जिसके तहत सरकार महिलाएं अगर हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देती है तो 5,000 रुपया देते हैं, ताकि प्रसव के बाद में कुछ दिन तक बेहतर खाने पीने की व्यवस्था करना। ये सब क्या है? बुनियादी सुविधाएं हैं, और पूरी दुनिया में यह किया गया। पूरी दुनिया में यह दृष्टिकोण किया गया कि दुनिया के हर देश ने कहा कि गरीबी से बाहर जब तक निकलेंगे तब तक निकलते रहेंगे, हम तब तक बुनियादी सुविधाएं लेकर के जाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हैं, जीवन की गुणवत्ता देते हैं। क्योंकि हम सिर्फ इसी बात पर ताली बजा के खुश नहीं होंगे कि इतने लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। अर्थात अगर शहर का आदमी है, 1,000 रुपया महीने से 1,100 रुपये खर्च करने लगा तो उसे हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, सिर्फ इतने से ताली बजा करके खुश नहीं होंगे। हम उस तक बुनियादी सुविधाएं ले जाएंगे। अर्थात भारत तो दुनिया के उन अग्रणी देशों में से एक था जिसने सामाजिक उपभोग की जरूरतों पर सार्वजनिक व्यय करना शुरू किया। यानी जो जो बुनियादी चीजें हैं उन पर सरकार ने खुद खर्चा शुरू किया। 5वीं योजना से यह दृष्टिकोण लाया गया। अब तो यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में तब्दील हो गया है, यानी सीधे लाभार्थी के खाते में पैसे ही भेज दिए जाते हैं कि जाओ मार्केट से खुद खरीद लो। जैसे हम देखते हैं, अगर शुरुआत की बात करें तो रियायती खाद्यान्न योजना शुरू की गई, यानी गरीबों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराने की योजना शुरू की गई। आज तो यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के रूप में अधिकार बन चुका है। शुरू में क्या कहा गया कि गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराएंगे, लेकिन 2013 से फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया 2013 में, जहां देश ने कहा कि हर गरीबों को हम भोजन का अधिकार देते हैं। अर्थात देश की यह जिम्मेदारी है कि गरीबों तक अनाज लेकर के जाएगा, भोजन की थाली लेकर के जाएगा। यह इसी दृष्टिकोण का हिस्सा धीरे धीरे विकसित हुआ। यानी शुरुआती दौर में कहा गया कि गरीबों तक जब हम सामाजिक उपभोग की वस्तुएं लेकर जाएंगे तो उसमें रियायती खाद्यान्न होंगे, सस्ते अनाज होंगे, सस्ती फ्री शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, पीने का पानी होगा, स्वच्छता होगी। ठीक, ये सारी हम लेकर के जाएंगे और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगे। कुछ भारत में 3 बड़े और प्रमुख कार्यक्रम है जिन्होंने बड़ी शानदार उपलब्धि भी हासिल किए हैं, और भविष्य में भी भारत के गरीबों तक बेहतर जीवन को पहुंचाने में इन्हीं 3 की बड़ी भूमिका होगी। ये 3 कार्यक्रम हैं कि गरीबों के भोजन और पोषण की स्थितियों में सुधार करना है। इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पीडीएस सिस्टम जिसे कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं। इसके तहत गरीबों तक अनाज पहुंचाया जाता है। आप लोग देखते होंगे 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो, 3 रुपया किलो, गांव में सरकारी गल्ले की दुकानें हैं, वहां से अनाज मिलते हैं। एक प्रोग्राम है एकीकृत बाल विकास योजना, इसे आईसीडीएस योजना भी कहते हैं, इसी को आंगनबाड़ी कहते हैं। जो आपके गांव में आंगनबाड़ी दिखती है ना, जहां बच्चों का वजन तोला जाता है, बच्चों को पंजीरी बांटी जाती है, बिस्किट बांटा जाता है, दाल दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, दरअसल उस योजना का नाम है एकीकृत बाल विकास योजना। इसे आंगनबाड़ी योजना इसलिए कहते हैं कि एकीकृत बाल विकास योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए आंगनबाड़ियां बनाई गई, गांव गांव में केंद्र बनाए गए और उन केंद्रों को आंगनबाड़ी कहा गया। तब से ये आंगनबाड़ी शब्द बड़ी लोकप्रिय हुआ, तो एकीकृत बाल विकास योजना को ही
आंगनबाड़ी योजना कहते हैं। आंगनबाड़ी योजना का उद्देश्य है विशेष करके गरीबों के जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन तक उचित पोषण प्रदान करना। क्या प्रदान करना? उन तक उचित पोषण प्रदान करना। और साथ साथ बच्चों के लिए लाया गया मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना, जहां प्राइमरी स्कूल में दोपहर में भोजन दिया जाता है। ये 3 चीजें ऐसी थी जिसमें कहा गया कि गरीबों तक हम शिक्षा, मध्याह्न भोजन योजना के तहत पढ़ा भी रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं। आईसीडीएस के तहत पोषण भी दे रहे हैं, अर्थात स्वास्थ्य भी दे रहे हैं। साथ साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज भी दे रहे हैं। यानी कहा गया कि विशेष करके हम भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तीनों को गरीबों तक ले जाएंगे ताकि उनकी जीवन में सहूलियत आ जाए। इसके साथ साथ कहा गया कि हम भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य ले जाकर के रोकेंगे नहीं, हम इसके अलावा कुछ अन्य चीजें देंगे। जैसे कहा गया कि गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई गई, और इस ग्राम सड़क योजना ने कहा जाता है कि ग्रामीण भारत में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन कर दिया, मौन क्रांति कर दी गई। गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा गया। याद रखिएगा, जब गांव से पक्की सड़कें जुड़ती हैं तो सिर्फ सड़कें नहीं जुड़ती हैं, अपने साथ आर्थिक गतिविधियां और आर्थिक अवसर भी लेकर जाती हैं। गौर से देख लीजिएगा, अपने आसपास जो गांव पक्की सड़कों से जुड़े, वहां आर्थिक गतिविधियां पहुंची, आर्थिक अवसर पहुंचे, 2-4 लोगों को काम धंधा रोजगार मिला। तो गरीबों के लिए कहा गया गरीबों को सड़कें देंगे, गांव तक पक्की सड़कें ले जाएंगे। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना भी सुनिश्चित की गई। वाल्मीकि आवास योजना कई जगह सुनिश्चित की गई, कई जगह अंबेडकर आवास योजना सुनिश्चित की गई, कई जगह इंदिरा गांधी आवास योजना चली। आज सभी योजनाओं को मिलाकर के प्रधानमंत्री आवास योजना बन चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना बन चुकी है। ठीक, इसके तहत गरीबों को घर दिए जा रहे हैं। यानी तमाम प्रकार के विकास किए गए ताकि गरीबों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच सके। इसके अलावा 1990 के बाद ही एक शुरू किया गया नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, जिसे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कहते हैं। और इसके तहत कहा गया कि समाज में गरीबों में जो गरीब हैं, अर्थात जो बड़े वंचित किस्म के लोग हैं, जैसे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ गरीब महिलाएं हैं, कुछ निराश्रित हैं, कुछ विधवाएं हैं, विकलांग हैं, इनको थोड़ी थोड़ी पेंशन देनी शुरू हुई। इसके तहत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन शुरू किया गया। इसी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन शुरू किया गया, विधवाओं के लिए राष्ट्रीय विधवा पेंशन शुरू किया गया, विकलांगों के लिए, जिन्हें अब दिव्यांग कहा जाता है, विकलांग पेंशन योजना शुरू की गई। तो तमाम चीजें शुरू की गई ताकि कुछ पैसा पहुंचाया जाए, इनकी स्थितियों में और सुधार आए। 2014 में एक और काम किया गया। सरकार ने कहा कि पूरे देश में जितने लोग हैं, विशेष करके जो अमीर लोग हैं उनके तो खाते खुले नहीं हैं, जो गरीब लोग हैं उनके बैंकों में खाते खोलते हैं। और इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन का प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसे प्रधानमंत्री जनधन योजना कहते हैं। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सभी गरीबों के बैंकों में अकाउंट खोले गए। आप कहोगे कि इस अकाउंट खुलने से, कई लोग कहते हैं ना अकाउंट खुलवा लिए पैसा नहीं आया। इस अकाउंट खुलने से गरीबी से का क्या लेना देना है? तो बहुत बड़ा लेना देना है। सबसे पहली बात, मान लीजिए यह गरीब व्यक्ति जिसका एक बैंक में अकाउंट हो गया, तो कभी इसके पास थोड़ा बहुत भी पैसा होगा तो ये बैंक में क्या करेगा? सेविंग कर देगा, जमा कर देगा। तो इसके पास एक बचत रहेगी जो बुरे वक्त में इसी के काम आएगी। कभी ये बीमार हुआ तो कर्ज लेने नहीं जाना पड़ेगा भाई साहूकार के पास, कुछ अपना ही पैसा बचा लिया है। दूसरी चीज, सरकार कहती है कि हम अब गरीबों तक डायरेक्ट कैश लेकर के जाएंगे, क्योंकि जो मदद करते हैं बीच में भ्रष्टाचार का शिकार हो जाती है। सरकार कहती है ये है हम सरकार, ये है हम सरकार और ये है हमारा गरीब। सरकार कहती है कि इसके हमने जनधन अकाउंट खोल दिए हैं, इसको आधार से लिंक करवा दिए हैं। अब हमें जो पैसा भेजना है सीधे इस गरीब के इस जनधन अकाउंट में भेज देंगे और इसे कहेंगे हम इस काम के लिए पैसा दे रहे हैं, बाजार से जाकर के खरीद लो। ठीक, अर्थात जो गरीबों को मदद दी जाती है सीधे, जिन्हें हम सब्सिडी कहते हैं, सरकार कह रही है सीधे हम सब जो सब्सिडी है इसे इनके अकाउंट में पहुंचाएंगे ताकि जितना पैसा चलता है उतना पैसा गरीबों तक पहुंचे। और अगर यह व्यवस्था सुनिश्चित हो गई कि सरकार के यहां से जितना पैसा चलता है उतना गरीबों तक पहुंच जाए, बीच में बिचौलिए खा न पाए, तो यकीन कीजिए भारत में गरीबी क्रांतिकारी रूप से कम हो जाएगी। तो यहां भी एक बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन सारे प्रयास यानी तीनों दृष्टिकोणों से काफी सुधार हुआ। हां, यह सच है कि कुछ सीमाएं बनी रही। जो सीमाएं बनी रहे उसमें दिखता है कि कुछ राज्यों ने पूर्ण रूप से गरीबी का प्रतिशत अब राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी गरीबी बनी हुई है।
अगर हम सीमाओं की बात करें कि आखिर गरीबी उन्मूलन के इतने कार्यक्रम 100% सफल नहीं हो पाए, सीमाएं क्या बनी रही, तो हमें दिखता क्या है कि जो गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, निरक्षरता और बुनियादी सुविधाओं की कमी है वो भारत के कई हिस्सों में आज भी बनी हुई है। हमें दिखता है कि कार्यक्रमों का नामकरण किया गया, कार्यक्रमों का एकीकरण किया गया, कार्यक्रमों में कई परिवर्तन किया गया, लेकिन कोई बहुत मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बहुत मौलिक प्रभाव जमीन पर नहीं दिखे। साथ साथ भूमि और अन्य संपत्तियों का असमान वितरण बना हुआ है, जिसके कारण भी प्रत्यक्ष रूप से गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम बहुत प्रभावी नहीं हो पाए हैं। और साथ साथ देश इन कार्यक्रमों के लिए जो संसाधन आवंटित किए जा रहे हैं, जितना पैसा दिया जा रहा है, अगर गरीबों की संख्या की बात करें कि उनके हिसाब से ये पैसा बहुत कम है। साथ ही साथ गरीबी उन्मूलन के जैसे मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोग्राम है या जो स्किल प्रोग्राम है, जो गरीबी उन्मूलन के जो प्रोग्राम है वो मुख्य रूप से सरकार, बैंक और अधिकारियों पर निर्भर करता है। लेकिन देखा गया है कि सरकार, बैंक और अधिकारियों में उस निष्ठा का अभाव पाया गया है जो निष्ठा उनमें होनी चाहिए। क्योंकि गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम इस आधार पर सफल नहीं हो सकता है कि बैंक और अधिकारियों को अपनी नौकरी करनी है, नेताजी को अपने वादे पूरे करने हैं। गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम तो तभी पूरा हो सकता है जब गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम से जुड़े लोग गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को अपने कर्तव्य के रूप में ले, अपनी निष्ठा के रूप में ले, अपने एक धर्म के रूप में ले। और दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है कि हम ऐसे युवा अधिकारियों की, ऐसे युवा बैंकरों की, ऐसे युवा राजनेताओं की एक फौज नहीं तैयार कर पाए जो इस मिशन से ही प्रेरित हो कि हम नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को जमीन पर उतारना है। साथ साथ यह भी देखा गया कि गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम में स्थानीय स्तर के संसाधनों की, स्थानीय स्तर के लोगों की पूर्णतः भागीदारी नहीं हो पाई। विशेष करके पंचायत स्तर की पूर्णतः भागीदारी नहीं हो पाई। कहा जा रहा है कि अगर हम पंचायत की पूर्णतः भागीदारी जब तक गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम में नहीं करेंगे तब तक हम गरीबी से मुक्त दुनिया नहीं बना पाएंगे, गरीबी से मुक्त देश नहीं बना पाएंगे। तो यह भी एक कमी बनी रही कि हम लोकल स्तर की संस्थाओं को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से जोड़ नहीं पाए। तो सवाल उठता है, आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? भविष्य की उम्मीद कहां से दिख रही है? ठीक, भविष्य की उम्मीद यह दिख रही है कि गरीबों की सक्रिय भागीदारी के बिना किसी भी कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन नहीं संभव है। गरीबों को बताना होगा कि देखो तुम्हारे लिए सरकार ये काम कर रही है। गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों के साथ साथ एक और कार्यक्रम चलाना होगा जिसे कहते हैं गरीबों को अपने अधिकार को जानने का कार्यक्रम। ये चलाना होगा। जब आप लोग भी सिविल सर्वेंट बनिएगा तो सब कीजिएगा। सरकार को सलाह दी जा रही है एनसीईआरटी द्वारा, एग्जाम में आप लोग लिखिएगा भी, कि सरकार इतने प्रोग्राम चला रही है, गरीब व्यक्ति जान ही नहीं पाता है, और जब वो जान नहीं पाता है तो अपने अधिकार मांग नहीं पाता है, और इसके कारण उसके ढेर सारे कार्यक्रम भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ जाते हैं। तो अगर इतने कार्यक्रम चला रही है गरीबी उन्मूलन के लिए, तो सरकार द्वारा एक और कार्यक्रम चलाना चाहिए कि जागो गरीब कार्यक्रम। मैं ऐसे नाम उदाहरण समझा रहा हूं। अर्थात कोई ऐसा कार्यक्रम चले जिसमें आज सोशल मीडिया के द्वारा, संचार साधनों के द्वारा, अखबारों के द्वारा गरीबों को शिक्षित प्रशिक्षित किया जाए, ब्लॉक स्तर पर किया जाए, पंचायत स्तर पर किया जाए, उनके लिए चलाई गई योजनाओं को उन्हें बताया जाए और उनसे कहा जाए कि आप सक्रिय भागीदारी के रूप में शामिल हुई। क्योंकि इस गरीबी को प्रभावी रूप से तभी समाप्त किया जा सकता है जब गरीब विकास की प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करे, सामाजिक लामबंदी करे, अर्थात गरीब लोगों को आपस में जोड़ा जाए, उन्हें प्रेरित किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, एक समूह में इकट्ठा किया जाए और उन जगहों पर पहुंचे और एक सामाजिक दबाव डालें कि उनके लिए जो नीति या कार्यक्रम आई है उनको प्रभावी रूप से जमीन पर उतारा जाए और खुद वो निगरानी भी करें कि हां, अधिकारी काम ठीक से कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि काम ठीक से कर रहे हैं, हमारे बैंक काम ठीक से कर रहे हैं। साथ ही साथ गरीबी से ग्रसित क्षेत्रों की पहचान और सशक्तिकरण तरीके से की जानी चाहिए। स्कूल, सड़क, बिजली, दूरसंचार, आईटी सेवाएं, प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि सुविधाएं वहां तेजी से विकसित करनी चाहिए। यानी जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और तेजी से करना चाहिए। और अंत में
समस्त भूमिका को सिर्फ सरकारों पर नहीं छोड़ना चाहिए। गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में समाज को भी एक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, सिविल सोसाइटी को बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। विशेष रूप से मैं आह्वान करना चाहूंगा, सलाह देना चाहूंगा, युवक और युवतियों को भूमिका निभानी चाहिए। भारत में दुनिया भर के महोत्सव मनाए जाते हैं, दुनिया भर के आंदोलन किए जाते हैं। एक सशक्त आंदोलन, एक सशक्त महोत्सव इस बात का मनाना चाहिए कि हम गरीबी से मुक्त भारत का निर्माण करेंगे और गरीबी से मुक्त भारत ही गरीबी से मुक्त दुनिया की ओर प्रस्थान करेगा। तो जरूरत इस बात की ही नहीं है कि हम गरीबी को समझें, गरीबी को पढ़ें, गरीबी को लिखें, एग्जाम में लिखें और बेहतर नंबरों से पास हो जाए। हम सब अपना एक नैतिक कर्तव्य समझें, पूरे राष्ट्र के युवा एक नैतिक कर्तव्य समझें, पूरे राष्ट्र के युवा अपना एक स्वधर्म समझे कि वे इस गरीबी पर घातक प्रहार करेंगे। जैसे रावण के 10 सिर थे, इस गरीबी के भी 10 सिर हैं। एक बाण इस गरीबी की नाभि में मारेंगे और इस गरीबी का समूल नाश कर देंगे और एक दिन ऐसा भारत बनाएंगे जहां व्यवस्थाएं नहीं होंगी, वंचनाएं नहीं होंगी, अभाव नहीं होगा, सबके पास शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, भरपेट भोजन होगा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये सब होगा और ये सब हम बना करके रहेंगे। यही भविष्य का रास्ता है, यही भविष्य के संकल्प है। और इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं संकल्पों के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ आपके गरीबी के इस चैप्टर को मैं समाप्त करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, नमस्कार।